नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट WTV, जहां हम समाज के अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं रिटायर ऑफिसर कृष्णा इंदेरकर जी, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट एज ए डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। आपने हमें यहाँ पर न्योता देकर बुलाया और हमारा जो स्वागत किया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। सर, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम कृष्णा इंद्रेकर है। मैं बिलोंग पुणे से हूँ, महाराष्ट्र में। तो जिस मेरा बॉर्न एंड बॉर्ड मैं पुणे में हुआ हूँ, मेरा स्कूल वगैरह भी सब कॉलेज वगैरह पुणे में हुआ है। तो वहाँ से मैं पढ़ाई करते करते, वैसे मेरे जो घर का जो मेरे पिताजी थे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, मम्मी है। तो मेरे पिताजी कोई ख़ास अफसर नहीं थे, वो भी मजदूरी का काम करते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी थे। तो हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा। हम बहुत बहुत सारे भाई बहन है वगैरह वो। तो उसमें कोई ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मैं उसमें मैं अकेला ही मैं पढ़ा हूँ। मैं पता नहीं कैसे क्या, लेकिन मुझे वो लगन लग गई और मैं पढ़ते पढ़ते फिर वो जैसे स्कूल किया, फिर कॉलेज किया, फिर उसके बाद में मैंने यूनिवर्सिटी मैंने मास्टर किया। और उसके साथ साथ मैं पब्लिक सर्विस की मैं तैयारी कर रहा था। तो मैंने पब्लिक सर्विस भी मैंने फिर ये फाइनेंस ऑफिसर करके मैंने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में MPSC द्वारा मैंने क्लास 2 का पोस्ट मैंने हासिल किया। और मैं लगातार इसके पहले 10 साल मैं पुणे में सर्विस किया और अभी 20-22 साल से मैं मुंबई में ये जॉब कर रहा हूँ। मैं तो पूरी मेरी सर्विस 31 साल हो गई है। और यहाँ पर मुंबई में गए 22 साल से मैं मुंबई में ऑफिस का तबादला होने की वजह से मैं यहाँ पर मुंबई में रह रहा हूँ। मैं बांद्रा में गवर्नमेंट कॉलोनी में। और एज ए मैं डिप्टी डायरेक्टर करके मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी फैमिली, मेरा एक लड़का है जो निष्णांत है, जो हाल ही में अभी मैकेनिकल इंजीनियर हुआ है, वो डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है। और आए दिन मैं कंजर भाट समाज से हूँ, जो हमारा भांतु समाज जो पूरे भारत भर में फैला हुआ है। कंजर भाट समाज जो पूरे भारत भर में हमारा जो भांतु समाज के नाम से फैला, उसमें से एक जाति है हमारी ये। तो वो जाति से मैं बिलोंग करता हूँ मैं। और अपनी जाति में कुछ कुरीतियाँ जो होती है, जो गलत चीज़ें होती है, तो उसके खिलाफ हमने बस एक छोटा सा प्रयास किया, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का कोशिश किया हमने। और हम आज तक उसमें काम कर रहे हैं। सर, आप जो डिप्टी डायरेक्टर पद पे थे, तो उसमें आपकी क्या भूमिका थी? तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, तो ये पूरे जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का होता है, तो स्टेट लेवल के जितने भी वहाँ उस सूबे के जो बच्चे जो होते हैं, पढ़े हुए ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं, तो वो मिलकर एग्ज़ाम देते हैं। या तो जैसे UPSC होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे पूरे देश भर के बच्चे, विद्यार्थी, कैंडिडेट वो एग्ज़ाम देते हैं। तो इसमें पूरे स्टेट के बच्चे उन्होंने वो स्टूडेंटों ने, विद्यार्थियों ने ये एग्ज़ाम देने से, तो उसमें जैसे मेरिट होता है, तो जैसे स्टेट में एक डिप्टी कलेक्टर होता है, ACP होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वगैरह, या डिप्टी CO होता है, स्टेट सेल टैक्स ऑफिसर होता है। तो ये अलग अलग पोस्ट होते हैं उसमें। जहाँ पर मैं उस समय उस मेरिट में मैं लग गया, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस करके ये पोस्ट पे वो मेरिट में लगने से फिर मैं उसी में मेरा ज्वाइन हो गया। लेकिन अगर वापस उस समय में इम्तहान दे, तो शायद मैं डिप्टी कलेक्टर और आज मैं IAS या IPS बनकर मैं रिटायर्ड हुआ होता शायद। लेकिन उस समय में मैंने एक ही बार हमने वो इम्तहान दिया और हमने क्या वो फाइनेंस ऑफिसर करके हम ज्वाइन हो गया, और उसी को हमने कंटिन्यू किया। और बाद में हमारा एज ए मैं फाइनेंस ऑफिसर करके मैं ज्वाइन हुआ, लेकिन बाद में मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर करके फिर मेरे प्रमोशंस हुए। तो बाद में एज ए डिप्टी डायरेक्टर करके मेरा जॉइंट डायरेक्टर का भी मेरा प्रमोशन था, लेकिन कुछ हालातों की वजह से हो गए, फिर वो वहीं पर डिप्टी डायरेक्टर करके हम रिटायर्ड हो गए। अरे विभाग है, तो आपने ये फाइनेंस विभाग ही क्यों चुना? ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का ये फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। इसके ज़रिए उस स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में अपने एक फाइनेंस का अफसर होता है, जो बजट का काम करता है, जो अकाउंट्स का काम करता है, ऑडिट का काम करता है। तो जो गवर्नमेंट का जो उस डिपार्टमेंट के लिए जो कुछ बजट पास हुआ होता है, तो उसको किस तरह से खर्चा करनी चाहिए, जो जिस काम के लिए दिया है उसी पर्पज़ के हिसाब से उसको खर्चा करना पड़ता है। तो वो उसका ऑडिट एंड अकाउंट्स पूरा वो सब काम है, वो मैं देखता हूँ मैं। सर, आपके डिप्टी डायरेक्टर बनने तक का सफ़र का अनुभव कैसा रहा? वैसे देखा जाए तो मेरा जो घर जो है, या तो मेरा अतीत है, तो हमारे घर में या हमारे बाप दादा वगैरह या तो ऐसा हमको कोई बैकग्राउंड नहीं था एजुकेशन का। और हम बहुत सारे भाई बहन थे, तकरीबन
18 हम भाई बहन थे वगैरह, तो वैसे खाने के वगैरह भी लाले थे काफ़ी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पिताजी का उसको उनको क्या पता नहीं कि क्या कैसे उनको लगा कि ये लड़का कुछ तो भी थोड़ा पढ़ने मिलने में थोड़ा अच्छा है। तो उसने हमको पूना के एक आलंदी धर्मशाला थी, आलंदी, जहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज की जो समाधि वगैरह है, तो वहाँ पर हमको उन्होंने बोर्डिंग में हमको शुरू में डाला धर्मशाला में। तो मैंने वहाँ पर मुझे एक ऐसी लगन लगी कि वहाँ पर मुझे एक पढ़ने का एक मुझे चस्का लग गया वगैरह कि नहीं पढ़ना चाहिए वगैरह वो। तो वहाँ से फिर मैंने 2 साल रहा, उसके बाद में फिर मैं पूना सिटी में आ गया और वहाँ से फिर मैं कॉर्पोरेशन जो म्यूनिसिपलिटी होती है वगैरह वहाँ पर मैंने वो पढ़ाई करते गया वगैरह वो। और पता नहीं अंदर ही अंदर से मुझे काफ़ी उसमें दिलचस्पी लगने लगी और मैं पढ़ता गया। मैं पढ़ते पढ़ते वैसे मैं मराठी मीडियम से पढ़ा, मुझे घर के हालात वैसे अच्छे नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ के उड़े। शायद अगर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ता और घर के हालात अच्छे होते और तो फिर शायद मैं आज और भी अलग कोई पोस्ट पे होता या अलग दुनिया मेरी अगर होती और भी इससे अच्छा कोई अच्छा ओहदा होता वगैरह। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे घर में इतने सारे गरीबी होने के कारण वगैरह सबको पिताजी माताजी इतना उनको देख नहीं सकते थे, इतना पैसा भी नहीं था, इतना कोई नहीं क्या हमारे पास में साधन भी नहीं थी। लेकिन उसमें से भी हमने ये पढ़ाई करके हम जैसे मैं बचपन में तो रोज़गार भी किया करता था, मैं जैसे मजदूरी के लिए काम पे भी जाता था, मैं वो मजदूरी करके मैं पढ़ाई करता था मैं। तो बाद में फिर तो जैसे मैंने कोई वो ब्रेड की मॉडर्न नाम की बेकरी थी पूना में, तो वहाँ पर मैंने वो ब्रेड की बेकरी में जाके मैंने काम किया। तो वहाँ पर वो इतनी भट्टी इतनी ज़्यादा इतना तपता लोहा रहता था वहाँ पर, उतना उतना भट्टी की आग के सामने वगैरह वो। तो ऐसे भी काम किया है मजदूरी जाके, जैसे दिहाड़ी का काम होता है, जैसे घमेला मेला वगैरह ये सीमेंट वेंट वो भी हमने काम किया है। और जैसे साइकिल रिपेयरिंग का भी हमने काम किया है। तो इस तरह से हम वो मेहनत मजदूरी करते करते, लेकिन 10th तक तो मैंने किया। लेकिन उसके बाद में मैं कॉलेज गया। कॉलेज में फिर मैं हालात वैसे तो थे नहीं है कि घर के भी हालात वैसे थे कि घर में पढ़ाई कर सकता था। तो मैं कॉलेज में दोस्तों के द्वारा, मेरे जो कुछ अजीज़ मेरे दोस्त हैं जो पूना में जो, तो उनके द्वारा मैं हॉस्टल में मैं रहा मैं उस समय में। तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में जो गवर्नमेंट जो SC ST के जो हॉस्टल्स होती है वगैरह अनुसूचित जाति जमाती के, तो उनके हॉस्टल में मुझे पैरासाइट करके मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने वहाँ पर मेरा इंतज़ाम किया रहने के लिए वगैरह। तो वहीं पर उन्हें खाने पीने का भी बंदोबस्त किया था, 2 वक्त का खाना वगैरह। तो वहीं से मैं कॉलेज आना जाना मेरा, मैं पढ़ाई करता था। तो वैसे करते करते मैं ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने तो मुझे पता नहीं कि MPSC UPSC PSC वगैरह होती है, लेकिन ग्रेजुएट के बाद में मुझे पता। उसके बाद में मैंने लॉ को एडमिशन MA भी किया और लॉ को भी एडमिशन, साथ साथ में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी भी की। और तब मैं फिर बाद में पूना यूनिवर्सिटी चला गया। तो मैं वहाँ पर मास्टर करते समय वहाँ पर मैंने MPSC UPSC की भी पढ़ाई की। मैंने यहाँ तक कि JNU के लिए मैंने MPhil के लिए भी मैंने कोशिश किया था, उनका जो रिटर्न टेस्ट था वो टाइम में मैंने किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। साथ साथ में UPSC में हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एक SISC स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ करियर्स एडमिनिस्ट्रेटिव करके एक संस्था है जो गवर्नमेंट चलाती है। तो जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, जो टैलेंट होते हैं, जो उनकी इम्तिहान देके पास एंट्रेंस में होते हैं, तो उनके लिए एडमिशन दिया था। तो वहाँ पर भी मेरा IAS के लिए मेरा वो कोचिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था उस समय में। लेकिन हाँ, मैं प्री में पास नहीं हो सका वगैरह। तो बाद में फिर मैं MPSC की तरफ फिर मैंने ध्यान दिया वगैरह, PSC की तरफ। तो इस तरह से मैं MA भी करता था, लॉ भी कर रहा था, लॉ का सेकेंड ईयर तक हमने किया है। और साथ में फिर ये MPSC, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में PSC द्वारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो इम्तिहान था वो भी मैं पास हो गया था। लेकिन मैं फिजिकल के लिए हमको इतना ज़्यादा समय नहीं दिया, तो फिजिकल में मैं ज़्यादा टिक नहीं पाया, तो फिजिकल में मैं फेल हो गया। लेकिन साइमल्टेनियस में ये जो सिविल सर्विस जो था स्टेट लेवल का उगरे, तो मैंने उसको क्रैक कर दिया था। तो उस टाइम में मुझे पहले ही टाइम में मुझे क्लास 2 का पोस्ट मिल गया था एज अ फाइनेंस ऑफिसर, महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस करके। तो वहाँ पर मेरा वो सिलेक्शन हो गया। तो इतने साल जो मेरे ख्याल से 83 से लेके तो 90 तक मैं अपने दोस्तों के साथ ही मैं रहा, क्योंकि घर के माहौल उतने अच्छे नहीं थे और घर में जो भाई वगैरह जो थे वो उतने सपोर्टिव नहीं थे। माँ बाप ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन भाइयों का उतना साथ नहीं मिला, क्योंकि वो खुद वो इतने बुरे थे कि उन्होंने ये सपोर्ट देने के बजाय उन्होंने वो बस मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यह उनको खौफ था, उनको ये डर था उसका कि ये हमसे ज़्यादा पढ़ रहा है। और दूसरी बात ये, जो घर के, तो मैं तो उस समय पूरे कामकाज भी करता था, पूरे झाड़ू पोछा ये वो खाना वाना सब ये कर रहा। जब तक ये वो सब्जी वब्जी भी बेचने का उस समय मैंने काम किया है।
तो ये भाई तो बस ये चोरी डकैती वगैरह ये तो क्रिमिनल ही बन गया था। एक तो हमारा भाई, दूसरा भाई था वो अपनी ससुराल में चला गया था, तो उसने वो इधर ध्यान ही नहीं दिया। वो बस अपने जो भी पैसा माँ बाप से मिलता था वो लेके वहाँ पर वो अपने ससुराल में रहता था। तो जो हम भाई बहनों को जो हमको सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो हम छोटे छोटे भाई बहन थे वगैरह, लेकिन तो उनका हमको, मेरी बहनों ने भी काफ़ी मुशक्क़त की, भीख मांग कर भी हमने खाया है। ऐसे भी मैंने भी खुद नहीं किया, भीख मांग कर भी खाया। जो गार्डन में हम जाते थे वगैरह, जो भेल वगैरह जो होता था, वो जो फेंके हुए जो भूल जो लोग खाते थे 2-3 रुपए का, तो हम वो उसको भी चाट के उसमें कुछ मिल गया तो हम वो खा के इस तरह से हमने वो हमारा गुजारा किया हमने। क्योंकि घर में इतने सारे मेरे पिताजी के बच्चे थे, 18 बच्चे थे, उसमें 4-5 तो गुजर गए, लेकिन 10-12 भी कोई कम नहीं थे। लेकिन इन सारों को पढ़ाई लिखाई करना, उनका खाना वाना नहीं करना, तो हम सब लोग मेहनत करके करते। लेकिन मेरे भाई थे जो, तो वो पूरे निकम्मे थे, तो वो हमको मारते पीटते भी थे। हमको घर में चोरी डकैती करते थे, घर का पैसा ले जाते थे, घर के अनाज वनाज बेच देते थे, घर के सामान भी बेच देते। लेकिन उनको कभी ऐसा कि अपने भाई बहन है, अपना खून है, चलो हम उनके लिए कुछ करें। वो ठीक है, वो जब बुरा वक्त था तब तो ठीक था, चलो अच्छी बात थी, नहीं क्या है। लेकिन जब ये खुद ये डेवलप हो गए, जब ये नहीं क्या है, ये क्रिमिनलाइजेशन में जाके वहाँ पर उन्होंने 2 नंबर के धंधे चालू किए, शराब बेचना, गांजा चरस बेचना, भंगार बेचना है। ये करने के बावजूद उनके पास में इतना लाखों करोड़ों रुपया आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देखा नहीं है। तो 83 से लेके 1991 तक, 92, 93 तक मैंने क्या दोस्तों के घर ही रहा मैं। वाह। अगर चाहे जब मेरा सिलेक्शन SIC IAS की मेरी कोचिंग क्लास के लिए मेरा हो गया था, तो मेरा भाई मुझे देखने के लिए आया। अरे यानी लोगों को लगा कि मैं कलेक्टर ही बन गया, मैं UPSC वगैरह पास हो गया, तो मेरा वो अभी यानी मैं हो जाऊंगा मैं। तो उस समय देखने के लिए, यानी वो क्या बोलते हैं, इवेंट मैनेजमेंट जैसा होता ना, कि शेयर लेने के लिए, मेरा भाई पढ़ रहा है ये वो। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हेल्प चाहिए, उसको कुछ लगता है क्या है। अब इतने सारे उनके मकान थे, घर गृहस्थी उनके, उतना सारा उनका बहुत बड़ा एम्पायर भी था, उनका बहुत पैसा उनके पास में बहुत सारे फ्लैट थे, बहुत सारे झोपड़े घर थे। लेकिन उनको कभी उनको ऐसे दानत नहीं कि चलो अपने भाई को एक छोटा सा रूम, या तो मैं जहाँ रहता वहीं तो भी शांति बनाए रखे, जहाँ अपने माँ बाप का घर था वहाँ तो भी शांति बनाए रखे। कि नहीं क्या कि चलो अरे इसको हम तकलीफ नहीं दे। एटलीस्ट घर में 10-12 बच्चे हम थे भाई बहन, कोई पढ़ने लगा, एक तो एटलीस्ट पढ़ रहा, तो स्किल तो हमने करे। जब खुद के उनके बच्चे हुए तो उन्होंने बड़े बड़े ने क्या, शिवाजी प्रेपरेटरी स्कूल वगैरह पुणे की फेमस है, जो इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट के स्कूल, उनमें उनको डाल के उनको पढ़ाया। लेकिन हमारी तरफ कभी उन्होंने ध्यान दिया नहीं है। आज अगर मैं अच्छा और अगर मुझे अहदा मिल जाता तो और पूरे घर के पूरे शायद नक्शा ही बदल गया होता। लेकिन इस तरह से भाइयों ने, और साथ साथ में जब ये समाज की जो कुछ कृतियाँ, गलत कृतियाँ थी, उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाया, तो वो भी उनको पसंद नहीं था। तो उससे तो और भी ज़्यादा उन्होंने हमको नहीं क्या मारना पीटना, या तो हमारे खिलाफ बगावत करना, ये करना, वो शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से हमको बहुत पीड़ा सहते सहते हमने ये पूरी पढ़ाई करते करते हम यहाँ तक आए हम। और आज भी उनके दिल दिमाग में कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं है, ऐसी हालत है। आपकी सफलता का राज क्या है? मैं वैसे आज जो भी बना हूँ तो दोस्तों के बदौलत ही बना हूँ। यानी कि दोस्तों का आपकी लाइफ में काफ़ी योगदान रहा है। एक मेरे दोस्त से, अजीज दोस्त है मेरे, तो वो भाई जैसे ही है। तो उनके घर में माँ बाप हो, मेरे माँ बाप जैसे मैं उनको माना है मैंने उनको। और ख़ासकर उसका नाम बापू कामले, महेंद्र कामले है, उसको बापू नाम से जाना जाता है। तो उसके घरों में उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे पाला, अपने भाई की तरह उन्होंने पाला। उनको 7 भाई थे, 8वां भाई मुझे नहीं क्या, उन्होंने समझ के मुझे पाला वगैरह वो। तो मुझे घर में पनाह दी, खाना दिया, सोने के लिए जगह दी। मुझे उसी का एक बड़ा भाई है, दूसरे का अनिल कामले, तो उसने मुझे हॉस्टल में मेरी, उसने वो वहाँ हॉस्टल का वो ये था, सिपाही करके काम कर रहा था। तो वहाँ पर उसने मुझे हॉस्टल में एक जगह दी, उसने वहाँ पर मेरा खटिया वटिया लगा दिया, मुझे 2 वक्त की रोटी भी वो हॉस्टल में उसने नहीं किया, उसका इंतज़ाम किया। तो मेरे और कुछ अच्छे दोस्त थे, उन्होंने से मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। मेरे जैसे यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त है राजू चिकटे करके, तो उन्होंने मुझे काफ़ी, उसने मेरे पास में किताब भी नहीं, मेरे पास में पैसा नहीं रहता था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे किताबें दी। वो कभी कभी तो उन्होंने लाइब्रेरी में छुपा के, जो जयकर लाइब्रेरी जो सबसे बड़ा पुणे यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, तो वहाँ से कुछ भी था, मैं उसको बोला नहीं मुझे एक किताब चाहिए, को रेफरेंस के लिए मुझे बड़े बड़े हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये जो किताबें थी तो मुझे वो रेफरेंस के लिए चाहिए थी मुझे। तो उसने मुझे निकाल के भी दी, कुछ मैगजीन्स भी निकाल के दिया वगैरह वो। तो वो मेरे दोस्तों के बदौलत मैं वो पढ़ाई कर सका, और उन्हीं का मुझे नहीं क्या ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला है कि मैं आगे चलकर पढ़ूँ। क्योंकि एक दोस्तों में, मेरे सभी दोस्त थे मेरे ऐसे थे कि उनमें एक आइडियोलॉजी थी कि फुले शाहू, बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह, इन जैसे महापुरुष जो इन लोगों ने जो किया है, शिवाजी महाराज, इन जैसे लोगों ने जो अपने समाज के लिए जो किया है, ऐसा कुछ तो भी नहीं किया वो हम लोगों ने भी करना चाहिए वगैरह, एक आइडियोलॉजी उनके पास में था। तो वो मेरा इस आइडियोलॉजी कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था,
क्योंकि मेरी बिरादरी तो हम तो हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म तो ठीक है, लेकिन उसमें भी हम अपनी एक कबीला ही थी अपनी, अरे अपनी एक अलग नहीं क्या एक कल्चर था हमारा, जो बहुत ही अंधश्रद्धा पर निर्भर करता था उरे। तो ऐसे इसमें से मुझे कुछ भी नई विचारधारा मिलने से फिर मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे उन ज़माने में उस इतने पुराने ज़माने में शिवाजी महाराज जैसे, शाहू महाराज जैसे, महात्मा फुले जैसे, डॉक्टर बाबा साहब जैसे, या तो महात्मा गांधी जैसे, इन लोगों ने इतनी कठिनाइयों में इतना सारा संघर्ष करके पूरी उस वक्त की जो प्रतिष्ठित जो लोग थे, प्रस्थापित लोग थे, उनके साथ में आम लोगों को कुछ भी उनको राहत मिलना चाहिए, उनको दो वक्त का जैसे फूड शेल्टर और अन्न वस्त्र निवारा मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने क्या है, या उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने लड़ाई की। तो और उनको उस समय में उन लोगों को राहत देने की वजह से आज कुछ तो भी लोग वहाँ पर नहीं क्या, जो आज कुछ तो भी अपना कुछ तो मकाम बना सके। तो इस तरह से हम खुद पढ़ लिख कर हम भी कुछ तो भी लोगों के लिए कुछ करें, ऐसा एक मेरा वो इनडायरेक्टली मेरा ने क्या वो एक सपना बनते गया, एक विचारधारा मेरी भी बनती गई। और मैंने वो दोस्तों का मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ मैं, क्योंकि वो अगर नहीं होते उस समय, अगर वो मुझे नहीं मिले होते, तो शायद मैं आज एक कृष्ण इंद्रेकर इस लेवल पे ना होता, ना तो आज हमने क्या, आज आप जो मुझे ये अवसर दे रहे ना, तो ये मुझे अवसर मिलता। तो इसलिए मैं उनका बहुत ही मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, तो आपके प्रेरणा का स्रोत क्या है? मेरे प्रेरणा के केंद्र, जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त तो थे ही थे, लेकिन शुरुआती जहाँ तक कि मुझे मेरा बचपना याद आता है, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे जहन में एक ही बात थी, क्योंकि मैं अपने घर की हालातें देखता था, तो बहुत ही बुरी हालातें थी, खाने के लिए भी मोहताज थे। दूसरी बात ये, तो जो समाज में जब मैं रहा करता था, तो हम तो गंदी नाली में रहा करते थे, ऐसे छोटे मोटे ने टीन का जो पतरा उतरा का घर जो होता है, ऐसे घरों में रहा करते थे, जैसे सुअर कुत्ते बित्ते ऐसे नाला वगैरह सब बहते रहता था, ऐसे बहुत बुरे हालत थे। तो हम जैसे वो गांव के बाहर, देहात के बाहर जैसे रहते ना, वैसे उस तरह से हमारा जीवन यापन हम करते थे। तो उस समय में भी समाज में जो एक समाज के जो लोग थे, पंचायत सिस्टम थी वगैरह, तो वहाँ पर भी मैं आए दिन ये देखा करता था कि वहाँ पर किसी तो भी कोई भी जो कुछ मजबूर लोगों के ऊपर कोई तो जुल्म हो रहा है, कुछ उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, या तो कोई एक अकेला देखकर जो जैसे सर्वाइवल द फिटेस्ट वगैरह लोग ऐसे इकट्ठा होकर सब ने क्या, लोग आते हैं मजलूम इंसान को मारते पीटते हैं, या पंचायत में भी बैठते हैं। हमारे जैसे यहाँ पर पंचायत सिस्टम है, तो कायदे कानून सब वहीं पर, फैसले सब वहीं पर होते हैं, शादी मरण परण झगड़े वगड़े उसके। तो उसमें भी जब मैंने देखा, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, और ज़्यादातर मैंने ये देखा कि क्या औरतों के साथ में और भी बुरा ज़्यादा अंजाम होता था उनके साथ में। तो जैसे शादी ब्याह में भी होता था, या तो किसी औरत के ऊपर अगर कोई जुल्म हो गया, उसके इज़्ज़त के साथ में खिलवाड़ हो गई, तो उसी के ऊपर सारा नहीं क्या वो तो धब्बा लगाया जाता था। तो ये जब मैं देखता था, मैं समाज में जब ये आए हुए दिन कि यार ये कुछ तो भी ये बदलना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। तो लेकिन मैं तो उस टाइम बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ में लग गया, घर के भी हालात थे, फिर घर में भी मुझे नहीं क्या, मेरे भाइयों से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होने लग गई है, उनका मारना पीटना, गाली गलौच, ये वो भगाना, ये वो। तो वो भी मैं देख रहा था, उसके साथ साथ में मैं पढ़ाई कर रहा था। और जब मैं बचपन में देखा, तो सही में अगर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर बात अगर मेरे ज़िंदगी में अगर ज़्यादा अगर उसको, जैसे मेरा कभी कभी खून भी खौल जाता है, ये जो सिस्टम, समाज में जो सिस्टम जो है, या तो जो लोग जुल्म जो करते हैं, तो वो उसका एक सबसे ये पेचीदा जो कह देंगे ना उसको एग्जाम्पल, तो जैसे मेरे समाज में जैसे जो लड़कियां होती थी, लोग अपने को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, दो वक्त की रोटी मिलने के लिए, अगर एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो उनको जीवन यापन करने के लिए, अपना सर्वाइव करने के लिए, अपनी जो बच्चियां जो होती थी, जो छोटी छोटी बच्चियां होती, 5 साल 6 साल 7 साल, तो 8 साल 10 साल, उन लड़कियों को ये माँ बाप बेच देते थे रेड लाइट एरिया में। तो ये आपके जो समाज है, किस समाज से आप मैं कंजरभाट समाज से हूँ मैं,
और ये महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पर क्या जो एक प्रवर्ग है, जैसे SC ST वैसे VJNT एक प्रवर्ग है, तो उसमें ये कंजर भाट नाम की ये जाति आती है। कंजर भाट घुमंतु जाति है जो, अच्छा, घुमंतु जाति है, जो पहले कबीलाएं पहले ने घुमा घुमा करा करते थे, जो गांव गांव घुमा घुमा करते थे। जैसे अब जैसे कि ये जो कंजर भाट जो जात जो है, ये जो एक समाज है, ये ओरिजिनली फ्रॉम द राजस्थान से है ये। अच्छा, पहले जितने भी सारे महाराष्ट्र में जितने भी सारे घुमंतु, या तो पूरे राजस्थान छोड़ के भारत भर में घुमंतु समाज जो है जिसको कहा जाता है, तो बहुत सारे वो उनका बेस जो सूबा जो है वो राजस्थान है। तो राजस्थान में जो पहले ये लोग जो अच्छे खाते पीते अपने घरों में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे मुग़ल आए, जैसे अलग अलग ने क्या जो शाहियाँ आई वगैरह, और उन्होंने फिर वहाँ पर जो उनको लूटा पाटा वगैरह, और जैसे वे जो पद्मावत जो फिल्म आई थी वगैरह, हाँ जी, हाँ जी, जैसे कुछ वो रानियों को या तो बहुत सारी नहीं क्या औरतों को, लड़कियों को, उनको नहीं क्या वो जोहर करना पड़ा वगैरह, मौत के मुंह ढकेलना पड़ा वगैरह इनके। ये सही है जो जौहर का कहानी है? ये सही है, क्योंकि उस समय में हमारे माँ बाप आज भी कहते कि इनका उस समय में हमारे औरतों ने वो जो कुआं जो होता कुएं में अपनी जान दे दी। कुछ लोग भाग गए, अपना वो घर बार छोड़ के, सब ने क्या जो भी हाथ में लगा वो लेके भाग गए। और यहाँ तक इसलिए सच है क्योंकि उस समय में, उस ज़माने में, आज भी हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है, ये जो घुमंतु लोगों का जो अगर इतिहास तुम देखोगे तो उसमें ये लोग एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे लोग। इनको एक गांव में 3 दिन से ज़्यादा इनको रुकने नहीं दिया जाता था। और जब 3 दिन जब यहाँ से दूसरे गांव में आते थे, तो वहाँ का कोतवाल जो होता था, पटवारी होता था, या पुलिस पाटिल जो होता था, तो उसको पूरा इन्वेंट्री के साथ में उसको पूरा हिसाब किताब देना पड़ता था। और फिर जब दूसरे गांव में जब हैंड ओवर टेकन होता था, तो वहाँ पर पूरा एंट्री की, इनके साथ में, इनके पास में इतना ही सामान है, इससे ज़्यादा अगर एक भी चीज़ अगर उनके नहीं क्या सामान में अगर आती थी, वो जैसे गधे पे ले गए या घोड़े पे, उनके नहीं क्या छोटे मोटे घोड़े होते थे, गधे होते थे, उन्हीं पर सारा पूरा उनका कबीला है, वो सब लोग घूमते थे। कहीं भी पेंडल डाल दिया, तंबू डाल दिया, वहीं पर रह लेते थे। तो ये लोग उनके पास में अगर एक भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा अगर जाती तो उनके ऊपर उनको जो 1871 में जो हैबिचुअल क्रिमिनल एक्ट जो बना था, हैबिचुअल ऑफेंस एक्ट जो बना था 1871 में, 1871 में, कि वो एक्ट ऐसा था जो ब्रिटिश के ज़माने में ये बना हुआ है। स्टीफन नाम का जो वहाँ का जो कोई अफसर था उनका, वो ब्रिटिश का, तो सिस्टम ऐसे बना हुआ था। फिर उनको ऐसे कहा गया, इन ब्रिटिशों को पता नहीं था, लेकिन ब्रिटिशों को कहा गया है कि ये जो लोग हैं ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। इनमें कितनी भी शिक्षा लावे, इनमें कितना भी तुम प्रोग्रेस करो, लेकिन इस सुधरने वाले नहीं है। इसलिए उनको हैबिचुअल नाम दिया गया, उसके नाम से एक्ट बनाया गया, ऑफेंडर एक्ट बनाया गया, क्रिमिनल एक्ट बनाया गया। और उसमें आदमी जब कैसे, अभी ठीक है, जब अब कोई बाहर छोटा बच्चा है या तो आदमी वो बड़ा हो गया, उसको हम क्रिमिनल ऑफेंडर बोल सकते हैं। कोई अगर उनके हालात की वजह से अगर कुछ उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ या कुछ हालात की वजह से वो अगर ऐसे करता भी हुआ, लेकिन जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है ना, तो उन लोगों का ऐसा कहना था कि ये माँ के पेट में ही नहीं, क्या ऑफेंडर से ये जब बच्चा उसने जन्म भी लिया नहीं है। ये लॉ अभी भी है, ये लॉ ये आज भी नहीं क्या, जो महाराष्ट्र की पुलिस एकेडमी जो है नासिक में जो है, ये तो तुम्हारा जो मसूरी में, जो आपके जो झारखंड में मसूरी में जो जहाँ पर, या हैदराबाद में जो IPS का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर दिया जाता है। इंडियन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ये नहीं क्या, वहाँ पर ये सिखाया जाता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, उसको पहले फिर और अलग अलग नामों से बाद में उसमें काफ़ी ये हुआ है। लेकिन उस समय में ऐसे सिखाया जाता कि ये माँ के पेट में ही नहीं क्या, ये नहीं क्या, ये गुनहगार होते हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज भी नहीं क्या, तुम सिटी में भी देखो, इवन सिटी में भी, ये मेरा अपना मैं तजुर्बा बता रहा हूँ, सिटी में भी है और सिटी के बाहर जैसे गाँव देहात वगैरह होते हैं तो वहाँ पर भी अगर कहीं चोरी मारी हो जाए, जैसे कोई देशमुख है, पाटिल है, पंच है, पटेल है वगैरह, वो अगर वहाँ कहीं आजू बाजू में चोरी हो जावे और अगर चोर ना मिले तो क्या करते हैं, तो उसमें घुमंतु जाति के कौन लोग हैं, तो पहले सारा उनको उठाओ, जो अपने तंबू वो कबीलाई बना के ऐसे रहते हैं, तो पहले उनको उठाते और उसको इतना पीटते मारते हैं कि वो उसको वो जैसे आजकल भी नहीं क्या है, पुलिस कस्टडी में वगैरह, तुम गुनाह कबूल कर दो तो तुम्हारा फिर हमने इतना कम कर देंगे, वो कम कर देंगे क्या। तो इस तरह से वो आए। देखो कहीं तो घटना, मैं नहीं कहता कि साफ सुथरे हैं, लेकिन कई हाथों पे गिनी चुनी ऐसी कुछ घटनाएं हुई है, लेकिन उसको इतना सारा उसको अंजाम दिया गया, उसके ऊपर स्टिग्मा ही लगा दिया गया जिंदगी भर का, जो आज तक वो चल रहा है, जो आज तक नहीं क्या, हमारी जो किताबों में से अब तक वो निकाला नहीं गया है। जो अंग्रेज थे वो तो चले गए, जबकि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज पुलिस फोर्स है,
आज पुलिस डिपार्टमेंट है या तो खुद आज की अपनी खुद की अपनी गवर्नमेंट है, सरकार है, अपनी हुकूमत है, उसके बावजूद भी ये कहीं ये स्टिग्मा आज तक नहीं निकल रहा है। तो जो आपके पंचायत है वही निर्णय लेती है? ये 101% सही है, इसलिए कि आज भी उनके कायदे कानून पूरे बरकरार हैं और उन्होंने खुद उस बिरादरी में जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो खुद ने क्या गए 30-35 साल से जो ने क्या कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, जो खुद मेयर भी बन रहे चुके हैं, जो अफसर भी बन चुके हैं, जो प्रोफेसर भी है, जो ने क्या छोटे मोटे ने क्या सरकारी अफसर भी है, तो ये सारे मिलकर इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया है जाट पंचायत का। और उसमें जैसे ही CRPC और IPC जैसे इंडियन पुलिस मैनुअल है, तो IPC और CRP में जो प्रोविजन है वो उन्होंने अपने ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखी हुई है। जाट पंचायत ने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, खुद का अपना एक संविधान बनाया, जिसके दायरे में अपना निर्णय लेता है, जिसके दायरे में अपना हुक्म चलाता है। जैसे आपने बताया सब बड़े बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, माने सब मिल के फैसले लेता है। इसमें जज भी है, इसमें प्रोफेसर भी है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, इसमें यानी ये सारे जो शासन प्रशासन में जो काम करते हैं। और यहाँ तक कि तो मैं अब ये भी आपको बताऊंगा जो मीडिया में काम करते हैं, जिन्होंने समीर जैसा मूवी बनाया हुआ है, तो उसमें इस बिरादरी के लोग डायरेक्टर भी हैं, जो आज बड़े बड़े जो NGO चलाते हैं, जो आज अमेरिका या बड़े बड़े जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ से उनको बड़े पैमाने पे उनको फंड भी मिलता है। जो महाश्वेता देवी जो थी या तो गणेश देवी जो है, जो बड़े माने जाने फिलोसोफर जो जिनको कहा जाता है, जो सारे समाज की जो उनकी अपनी भाषा है उसके ऊपर बहुत बड़ा अपना वो रिसर्च भी कर रहे हैं। तो उन जैसे इंसान के साथ में काम करने के बावजूद भी ये लोग ये सारे इस तरह के इनके हथकंडे अपनाते हैं और अपनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपनी कस्टडी, अपनी जेल, ये जेल तो नहीं है लेकिन जेल का खौफ रखकर ये लोग ने क्या लोगों को इस तरह से उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनका शोषण करते हैं और अपने कायदे कानून आज भी चलाते हैं। संविधान, भारत देश का संविधान रहने के बावजूद भी ये खुद अपना संविधान बना के उसके तहत सारे लोगों को उनकी न जाने कई पीढ़ियाँ टैलेंट एक किल कर रहे हैं, उनको कई किसी प्रकार का उनको कोई खुली छूट नहीं है। जैसे ये जो घुमंतू जातियां हैं या जो ट्राइब्स जातियां हैं, खासकर अब इसमें क्रिमिनल ट्राइब्स नाम दिया गया है, जैसे गवर्नमेंट ने ब्रिटिश काल से इन्हीं क्या सिस्टम के द्वारा इसको नाम मिला है क्रिमिनल ट्राइब्स। तो इन ट्राइब्सों में क्या होता है कि हर कोई बच्चा ये तो गुनहगारी बने, चोरी डकैती करे, पढ़ा लिखा तो भी वो अपने दायरे में रहे। जब समाज में कोई अगर काम होगा आएगा तो उसने जो समाज के जो रीति नियम हो गए, जो ट्रेडिशंस होगी, कस्टम्स होगी, उसके तहत उसने अपना क्या जीवन यापन करना है। भले वो बाहर बहुत 30 मार खा होगा, IAS होगा, IPS होगा, आमदार, MLA, कमिश्नर होगा या जो कुछ भी होगा, या वो डायरेक्टर होगा, फिल्म का डायरेक्टर हो गया, या वो सिलिकॉन वैली में भी पढ़ता होगा या वहाँ फॉरेन में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी होगा। लेकिन तुम जब यहाँ पर अपने समाज में जब आओगे तो समाज के जो रीति रिवाज है, कायदे कानून है, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो इसमें जैसे हर बच्चे को जैसे अभी जैसे गुनहगार जाती है तो हर एक को वो गुनहगार की तरह ही देखा जाता है उसको, कि कोई साफ सुथरा रहना ही नहीं चाहिए समाज में। इसलिए आए दिन उसके ऊपर, हाँ ये बच्चा है क्या, ये पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपने अपने दिन में रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ तो भी ऐसा उसके ऊपर किया जाता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में, या कभी कभी तो जानबूझकर भी, कि उसको अरे इसका तो अमके की लड़की के साथ में इसका अफेयर है, उसने वो लड़की के साथ में उसने गलत काम किया है, उसने ऐसा किया है। या तो कोई अगर वो लड़का वैसा भी नहीं है फिर भी जैसे उसके जैसे समाज में कोरी प्रथा होती है जो जिसको हम वर्जिनिटी टेस्ट कहते हैं, तो वो कौमार्य चाचणी जिसको हम कहते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। तो वो चाचणी में अगर किसी को अगर अपना भड़ास निकालनी हो, किसी को अपना बदला लेना हो, किसी को बदनाम करना हो, क्यों साला ये हमारी सुनता नहीं, ये हमारी नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो इसलिए उसको वो चाचणी में इस तरह से प्लानिंग करके, अरे हाँ तू ये खराब लड़की निकली, तू देख तू अभी खराब, तू क्या कर, वो जिसके साथ में तू किया रहेगा, लेकिन तू इसका नाम ले ले कि इसने तेरे साथ में ही किया है। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने की वजह से निकाल उसको बदनाम कैसे किया जाए। तो इस तरह से मुझे भी बदनाम, मैं भी उसने क्या उनके हथकंडी का मैं भी शिकार हुआ हूँ।
मेरे पर भी एक लड़की का ने क्या मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम डाला है कि तूने उस लड़की को ख़राब किया है। तो फिर मैंने जब मुझे ये मैं यूनिवर्सिटी में जब मेरे लॉ का सेकंड ईयर का जब मैं वो एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहा था, तब मेरे माँ बाप बहन सब मेरे ने क्या, पिताजी तो नहीं थे लेकिन माँ बहन वगैरह ये सब मेरे सब वहाँ पर, मैं भी इम्तिहान को निकल रहा, उसने मुझे आके वहाँ पर रोका, बोले बेटा तुमने ऐसे क्या किया, तुम्हारे पर ऐसे ऐसे गुना वो आरोप किया है और तुमको अभी वहाँ पर सब 5 लोगों ने तुमको बुलाया है। मैं तो बस मेरे ज़मीन की नहीं गया, मेरे पैरों की ज़मीन ही निकल गई कि मैं अभी इम्तिहान को जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं और मेरे ऊपर किसने ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाया, क्या किया। तो मैंने उसी वक्त उनको कहा कि अगर समाज में अगर कल ये नहीं क्या, ये लोगों ने जाके पुलिस कंप्लेंट करना, पुलिस कंप्लेंट में जो गवर्नमेंट की जितनी भी जो प्रोसीजर होगी उसको मैं फेस करूंगा आगे चल कर। अगर मैं उसमें अगर नहीं क्या, अगर मैं आरोपी, अगर मैं गुनहगार, अगर मैं साबित होता हूँ तो मैं जो गवर्नमेंट जो सज़ा देगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि वहाँ पर नहीं क्या, उस समाज में गवर्नमेंट के पास में जाते नहीं है, खुद की अपनी उनकी अदालत होती है उनकी, जैसे देवा की अदालत बोलते हैं ना, तो उनकी अपनी खुद की अदालत है उनकी। वो तो अदालत में वो अगर कोई गलती से भी अगर पुलिस में भी चला गया ना, तो उसको इतना परेशान करके, उसको इतना मजबूर करके उसको आना ही पड़ता है, उसको वापस अभी भी आना पड़ता है। तो इतना मजबूर करते। और फिर उस तरह से मैंने कह के मैं अपनी इम्तिहान का, मेरा तो पेपर मेरा हो तो मैं उसमें फेल ही हो गया, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे समझ के बाहर ही था, क्या मेरे सोच के बाहर था कि ऐसे भी कुछ ये लोग मेरे पे मुझ पर इल्ज़ाम कर सकते हैं। और वो केस की वजह से तो मैंने लोगों को, मैंने अपने घर पे फिर बाद में भी मैं भी गया, समाज के लोगों को बोला कि मैं जात पंचायत में मैं नहीं बैठूंगा, अगर आपको करना हो तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, मैं उसको फेस करूंगा, मैं भले चाहे मुझे फांसी क्यों ना लग जाए। लेकिन वो उन्होंने कानूनी कार्रवाई की नहीं है। तो उन्होंने मेरे घर वालों को भी बुलाया, उनको दहशत में रखा वगैरह, उनको ये किया। लेकिन मेरे घर वाले तो गए, वो तो डरते थे वो, क्योंकि हर माँ बाप जात पंचायत में, हर माँ बाप, फिर भले वो पंच भी क्यों ना हो, जब वो माँ बाप या तो उसके ऊपर कोई आती है तो उसको जो पंच सिस्टम या तो वहाँ के जो लोग बनेंगे उसको जाके फेस करना पड़ता है। माँ बाप तो डरे हुए थे, भाई बहन डरे हुए थे। तो उन्होंने फिर आखिरी में जब मुंबई में था, 2006 की मेरे ख्याल से बात है, उस समय जो जात का जो सबसे पूरे भारत भर का एक सेक्रेटरी था, जो जैसे यूनो का सेक्रेटरी होता है ना, अभी अंतोनियो और क्या मुझे पता नाम मालूम नहीं, जनरल सेक्रेटरी, तो उसे हमारे जाति का, कंजरवाड़ समाज का तो एक सेक्रेटरी था। तो उसने फिर वो फतवा निकाला, आपको इतनी बार हमने इत्तला किया, आप आए नहीं, कुछ नहीं, और आपके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम है, और अब तो उसका कुछ भी, आप पंचायत में बैठे नहीं, कुछ नहीं उगरे, तो आप अगर आते नहीं है हमेशा बार, इसलिए आपको आपने क्या, आपको इस जाति से और उसके जितने भी कोई कार्यक्रम हो गए उससे आपको नहीं क्या, बेदखल किया जाता है, आपको आउटकास्ट किया जाता है, आउटरसाइड किया जाता है, आपको जात के बाहर निकाल दिया है। तो जात पंचायत ने आपको बहुत प्रताड़ित, तो लेटर भी आज भी हमारे पास में है। वो जैसा कि आपने बताया था, गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला था जात पंचायत के लिए, तो जो कि पब्लिक ने क्यों फॉलो नहीं किया? गवर्नमेंट की वजह से हमको कोई हेल्प नहीं मिली है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे कि अब जो मैंने अभी, मेरे तो फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से मुझे होश, मैंने बचपन से मैंने संभाला तो आज तक मैं फाइट ही करते आ रहा हूँ। और कानूनी कार्रवाई भी तो नहीं कहेंगे, लेकिन 2017 में जब ये नहीं किया, महाराष्ट्र में पहले एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1948 था, जो लोगों को जाति के बाहर निकाला जाता था। तो लेकिन वो उसी के आधार पर अभी गवर्नमेंट ने ये जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था जो काम करती, जो उसके नरेंद्र दाभोलकर जो उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उन्होंने अपना ये संगठन बनाया जो अंधभक्त बन के जो काम करते हैं, जो लॉजिक अपना यूज़ नहीं करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है, जो गलत बातों को ज़्यादा नहीं क्या वो एक्सपोज करते हैं। तो उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम छड़ी हुई महाराष्ट्र में गए 35 साल से, आज अभी उसका 35वां साल है। तो उसमें उस समय वो नरेंद्र दाभोलकर, उनकी जो संगठन जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, तो उनके द्वारा फिर मैं जब ये हमारे जात पंचायत में कुछ कुर्तियाँ होती है, गलत कुर्तियाँ होती है, छोटे बच्चे के हाथ के ऊपर नहीं क्या, तो वो जो कुल्हाड़ी का जो लोखंड का जो हिस्सा जो होता है, तो उसको जो गरम करते थपेलियाँ जो होती है गोबर की वगैरह उसमें, तो उसको पूरा लाल करके पूरा, तो सच और झूठ करने की एक ने क्या रस्म है इस पंचायत सिस्टम में, तो हाथों पे रखा जाता है। उसमें ऐसे कहा जाता है कि सच्चा रहेगा तो ये जलेगा नहीं, और झूठा रहेगा तो जल जाएगा। इस तरह से ये परीक्षाएं लेती रहती है। जैसे सरकार अगर कुछ किसको शिक्षा करनी हो, दंडित करना, तो उसको जेल बिहाइंड द बार करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और उसके साथ साथ ये साथ झूठ तो किया था, साथ साथ में उसमें लाखों रुपया फिर उसे वो जुर्माना भी लिया जाता है उससे वो। तो इस तरह से जात पंचायत में होता है।
तो ये जो कुछ अंधविश्वास जो है समाज में पनप रहा है, या तो जो गलत चीज़ें हैं, तो इसके खिलाफ ये महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की जो नरेंद्र दाभोलकर ने जो ये जो संस्था चलाई है, तो उनके द्वारा जो ये समाज में जाति के बाहर जो निकालते जात पंचायत वगैरह, तो वो नहीं निकालना करके, तो उसको प्रताड़ित करना करके, इसलिए उन्होंने सामाजिक बहिष्कृत नाम का वो एक्ट वो उस समय में अपने इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला किया, लेकिन वो एक्ट ही हुआ, वो उसके ऊपर जो उसका प्रचार जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। वो जिस पैमाने में होना चाहिए था, जो उनको खौफ होना चाहिए था जात पंचायत के लोगों को, वो हुआ नहीं है। जैसा कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने जात पंचायत के लिए एक कानून निकाला था, तो उसको क्या पब्लिक ने फॉलो किया, नहीं किया? सन 2007 में जैसे पूना में एरोडा इलाके में, जहाँ पर बस्ती मेरी है, जहाँ पर मैं रहता था, तो या तो रहता भी आज भी हूँ मैं, तो वहाँ पर ये जात पंचायत के लोगों ने ऐसे ही, उनके पास में झगड़ा आया था कि 40 साल पहले, उस समय यानी आज के 50-55 साल हो रहे हैं, तो उस समय पहले एक लड़की के साथ में एक आदमी ने उसके साथ में कुछ इज्जत का खिलवाड़ किया था, या तो उसकी इज्जत लूटी थी, ऐसा उस 50-55 साल पहले उसका, उस लड़की का उस आदमी पे आरोप था। तो वो झगड़ा गए 50 साल, 40-45 साल में अब तक वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो उस पर तारीख पे तारीख, तो जब ऐसा कुछ होता है, कोई अगर उसका निर्णय नहीं होता है, तो आके फिर नहीं क्या, वो एक अलग एक रस्म करते हैं, जैसे कि उसको सच्चा और झूठा करना। तो जैसे लोहे का वो जो कुल्हाड़ी का जो लोहा जो होता है, तो उसको गर्म करके हाथ पे रखना, तुम सच्चा रहेगा तो जलेगा नहीं, झूठा रहेगा तो जल जाएगा, तो तुम फिर गुनहगार हो। इस तरह से उसको वो दंडित किया जाता है, या तो टेस्ट किया जाता है। दूसरा जैसे नहीं क्या, और भी 2-3 रस्में हैं, उसके बारे में मैं चाहे तो आपको बाद में बताऊंगा। तो वो होने वाला था, तो वो मैं 2007 में किया था। तो 2007 में से लेकर 2017 तक, 2017 में ये जात पंचायत क्या, ये विषय यहाँ की जो नरेंद्र दाभोलकर, उनका जो अपना एक संस्था था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम का, तो उनको भी पता नहीं था। जब ये घटना, जब ये वाकया हो गया 2007 में, तब जाके उन्होंने, अरे जात पंचायत भी ऐसी कुछ होती है, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने भी ये नहीं किया, उसका सर्वे किया वगैरह, और उसके बाद में ये कहीं तो भी ये जो जात पंचायत ये लोगों को जात से बाहर निकालती है, जैसे मुझे निकाल दिया था, क्योंकि उस समय उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू वगैरह लिया था, मेरे से भी बातचीत की, तो हमने सब बता कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर उन्होंने फिर ये और भी 2013 में और एक नहीं किया, नासिक में प्रमीला नाम की एक लड़की के साथ में वहाँ के समाज के लोगों ने और उसके पिताजी ने उसको जान से मार दी थी उसको। तो वो भी एक नहीं क्या, एक लाइव क्या बोले, लेटेस्ट जो ये जो वाकया जो हुआ था वो, तो ये सारा लेते हुए वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने फिर वो एक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर किया। तो 2017 में देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट ने वो एक्ट भी किया, वो हुआ भी कि भाई ऐसे कुछ अगर कोई गलत चीज़ें होती होगी, लोगों को जात के बाहर निकालना, जात पंचायत करना हो रहे, ये सब ये नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, और होता है तो तुरंत उन्होंने बंद कर देना चाहिए, और जो भी करेगा उसको नहीं क्या, दंडित किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से वगैरह। लेकिन उन्होंने बंद आज तक नहीं किया। 2017 से लेकर 2024 तक जात पंचायत, जो बहुत सारी जाति है, जो घुमंतु समाज की और भी दूसरे SC ST में भी जो जातियाँ हैं, उन्होंने उनकी जात पंचायत आज भी बरकरार है। आज भी नहीं क्या, गाँव में उनको बेदखल किया जाता है, जात से बाहर किया जाता है। तो ये उसका जितना प्रचार प्रसार गवर्नमेंट करना चाहिए उतना हुआ नहीं है। तो क्या है, उनका जो डर जो था ना, वो डर अब तक उनका बरकरार है, उनका वो डर गया नहीं, उनका डर गया ही नहीं। तो ये लोग आए दिन, ये लोग आज भी ऐसे ही कर रही है, वो अपनी जात पंचायत चला रहे हैं, लोगों में खौफ कर रहे हैं, और उससे लोग डर के फिर पढ़ा लिखा हुआ भी बड़े बड़े इंसान भी लोग वो पंचायत के सामने झुकते हैं, घुटने टेकते हैं। तो सवाल ये है कि मैंने फिर 2017 से आए दिन में, अलीवर 2017 से लेके आज तक लगातार मैं अपने समाज में जो कंजरवाट जाति है, तो उसमें मैं ये जो जात पंचायत करते हैं, वो जात पंचायत में फिर ये जो शादी ब्याह में जो ये कौमार्य चाचणी, जो जिसको वर्जिन टेस्ट कहा जाता है, जो कौमार्य टेस्ट अभी भी किया जाता है, ये कौमार्य टेस्ट अभी भी की जाती है। तो 2000 जैसे ये कानून बना, सामाजिक बहिष्कृत एक्ट 2017 का जो महाराष्ट्र में, तो उसके बाद में हमने थोड़ा इसको ज़्यादा और नहीं क्या सीरियस लेकर इसके ऊपर हमने ज़्यादा काम करने का मैंने फैसला किया। तो मेरे साथ में कुछ और भी नहीं क्या, कुछ यंगस्टर लड़के लड़कियां जुड़ी हुई थी, जैसे कि आप, जैसे मेरी बीवी है अरुणा इंद्रेकर, मेरी माँ है, मेरी बहन है, उनके बच्चे हैं, तो ये लोग जुड़े। बाकी विवेक तमाईचीकर करके है, या तो राजेश नगरकर करके है, तो ये कुछ लोग जुड़े, 30-40 लोग शुरू में जुड़े ये,
4-6 महीने, लेकिन 4-6 महीने में ये लोग चले गए। ये लोग ये कायम रहे नहीं है, क्योंकि ये डर गए। जात पंचायत के वो जो लड़के थे, उनके माँ बाप ने उनको इतना डराया कि वो डर के वो वापस वो भाग गए। वो तो अभी इसमें कोई नहीं है? तो उसमें अभी कोई नहीं है। अब एक अकेला, यहाँ तक कि कल तक मेरी बहन थी, वो भी चली गई। वो भी डर गई। वो तो आज मैं और मेरी बीवी अब हम ही काम कर। जबकि आप इतने बड़े पद से रिटायर हुए हैं और इतना गवर्नमेंट में आपकी पकड़ है, प्रशासनिक विभाग में, सब में, और इतने बड़े कॉन्टेक्ट है, सर्कल है, क्योंकि आप एक बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं और उस ओहदे का एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, जो कि आपका समाज नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है सब कुछ। लेकिन आपके जो दोस्त हैं, सर्कल हैं, सारे ऑफिसर लॉबी हैं, तो इसके लिए कुछ एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई संस्था जो इस पर कदम नहीं उठा रही है? अगर कदम नहीं उठा रही तो आप सरकार के साथ मिलके इसमें कुछ सहयोग की आशा तो कर सकते हैं, या उनको दायर कर सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं? 2017 से तो मैं और बड़े पैमाने में मैंने काम शुरू किया है, और आए दिन 8 से 10 शादियाँ तो मैंने विदाउट वर्जिन टेस्ट की मैंने शादी करवाई हैं, और बहुत सारे ऐसे जात पंचायत वगैरह वहाँ पर मैंने उनको खदेड़ने का काम किया है। अच्छा, ये वर्जिनिटी टेस्ट क्या है? हाँ, अब ये जो वर्जिनिटी टेस्ट जो होती है, जैसे दूल्हा दुल्हन, जैसे लड़की शादी तय हो गई, लड़का लड़की का शादी तय हो गया समाज में, तो ये जो तय भी करते हैं, देखने से लेकर तो शादी होने तक वगैरह ने क्या सब ये उसमें जात पंचायत का उसमें रोल होता है उसमें वो। और हर बैठक में ये लोगों ने क्या उनसे वो खुशी के नाम से नहीं क्या पैसे 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपया, कोई लाख रुपया भी ले लेता, खुशी के नाम से ले लेता है। तो इसमें जब ये तय हो जाता है इनका शादी, अब हम डायरेक्ट वहाँ पर आते हैं। जैसे कोई लड़का लड़की देखने गया है, वो एक खुशी होती है। फिर बाद में जो मंगनी होती है, वो एक खुशी होती है। फिर बाद में शादी के दिन, फिर जब वो हल्दी होती है, बाद में फिर मेहंदी होती है, और फिर शादी का दिन होता है। तो शादी के दिन में आता हूँ मैं। तो जैसे अब शादी हो गई, जैसे 1,000-500 लोग आ गए, उनको लड़का लड़की को आशीर्वाद दिया, खाना वाना खाए वगैरह, नहीं क्या वो क्या बोलते हैं वो सब, वो डाल दिया, अक्षता वगैरह डाल दिया वगैरह। उसके बाद में जब ये उनका शूट वूट हो जाता है लड़का लड़की का वगैरह वो, तो उसके बाद में फिर ये वापस ये छेज नाम से ने क्या वो बैठी जाती है जात पंचायत, छेज नाम से। छेज, तो छेज में इसलिए बैठा जाता है कि वहाँ पर ने क्या कि वो जात पंचायत के लड़का लड़के माँ बाप को बोलते कि हमने आपके अभी शादी नहीं किया, बहुत अच्छे ढंग से कर दी है, बहुत शादी अच्छी हो गई वगैरह पे, और ये हमारी वजह से हुई है, जात पंचायत के रीति कायदे कानून से हुई है, और अभी आप क्या करो, अभी हमारी वो खुशी दो हमको, वो खुशी दो। उसमें अगर किसी के साथ में अगर कुछ कोई फलाना कुछ लफड़ा का, तो उसकी कलम भी लेते हैं कि इसके उनके दोनों के घरों में किसी ने अगर कोई गुनाह किया होगा और उसका कोई उन्होंने अगर नहीं किया, मुआवजा देना रखा था, वो टाइम में उसको अड़ा कर उसको मुआवजा भी लेते हैं, वो देना ही पड़ता है वो। तो वो फिर वो खुशी लेकर, वो मुआवजा लेकर, फिर उनको बोलते ठीक है आज रात तुम्हारा, जैसे वो जात पंचायत की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखी हुई है उन्होंने अपनी, तो उसके तहत उसमें वो 37 नंबर का वो आर्टिकल ये है, सेक्शन है, तो उसके तहत वो फिर जाके कॉमर चाचणी के लिए वो वर्डिक्ट देते हैं कि यानी वो निर्णय देते हैं कि जाओ अभी तुम वर्जिनिटी टेस्ट कर लो। तो फिर क्या होता है, वो जो वर्जिनिटी टेस्ट में वो जो हॉल जो होता है, वहीं पर कहीं तो रूम होता है वहाँ पर, अगर वहाँ पर नहीं उनको करना है तो बगल में नहीं क्या जो लॉज होती है आजू बाजू में, वो जो जहाँ पर हॉल है वहाँ पर लॉज में फिर वहाँ पर एक नहीं क्या 2 रूम बुक कर लेते, या तो फिर अगर वो बस्ती में कर दो तो वहाँ पर 1-2 रूम नहीं क्या वो ले लेते, किसका भी जो खाली वाली होगा वो। तो वहाँ पर ये लड़का लड़की को फिर लॉज में रूम में वहाँ पर ले जाते हैं, और वहाँ पर लड़का लड़की को उनको पूरा, अब कैसे एक रूम में रहते हैं, दूसरे रूम में वो लड़का लड़की सारे रिश्तेदार भी रहते हैं। अच्छा, दूसरे रूम में, और वो जो होटल होता है या लॉज होता है, और रूम के बाहर भी लोग ने बहुत सारे ने क्या बस वो पहरा देने के लिए होते हैं। जैसे पहले तो पंच भी हुआ करते थे, उसमें कोई तो पंच भी रहते हैं, जैसे उनके माँ बाप भी तो पंच ही होते हैं, या तो उनके सगे जो काका मामा होते हैं वो भी पंच ही होते हैं वो, तो वो लोग रहते हैं निगरानी के लिए। तो जैसे उन दोनों को अंदर डाल दिया, तो जैसे औरतें चली जाती है, तो उसको लड़की को और लड़की को पूरा नेकेड करते हैं, लड़का भी पूरा नेकेड होता है, कोई नकुला कोई चीज़ ना उनके पास में हो कि कहीं ना क्या दाग वाग ने क्या खून का वो निकाल के क्या कहीं भी लगा दे। देखता कौन है? ये जो लड़की की जो बहनें, उनकी माएँ, उनकी चाचियाँ, मौसियाँ, वो सब होती है। ओके, उनके सामने न्यूड होते हैं? उनके सामने ही वो करना पड़ता है उनको, क्योंकि उसका जो सेहरा जो डाला हुआ जो होता ना, तो उसमें कोई भी पीन वीन भी नहीं रहना चाहिए, कोई बंगड़ी नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं। कैसा उसके भाभियाँ होती है, जैसे लड़का लड़के का भाई गया, उसने लड़के के भाई ने उसको नहीं किया, उसको पूरा उसके पास में कुछ नकुला चीज़ भी नहीं रहेगा, उसका पूरा कपड़े उपड़े उतार के सब नहीं पूरा उनको उनका अंदर छोड़ देते। और साथ में क्या लड़की के माने लड़की को एक कपड़ा दिया होता है,
जैसे 1 मीटर बाय 1 मीटर का कपड़ा दिया होता है, सफ़ेद कपड़ा होता है वो। तो फिर उनको कहते हैं कि जब तुम इंटरकोर्स करोगे तब ये जो बेड जो होता है उस बेड के ऊपर वो कपड़ा डालना पड़ता है, जो वाइट कपड़ा होता है वो, और उसके ऊपर आप लोगों ने सोकर आपको आपका वो, जैसे उसको हम कहते हैं गुण उठाना, गुण 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 ये शब्द है। तो खाट बिठाना और भी अलग अलग उसको नाम है, पर गुण जैसे जैसे नहीं क्या, जो जिसको वर्जिनिटी टेस्ट कहा जाता, यानी इंटरकोर्स करना, तो वो कपड़ा के ऊपर आपको ही करना है। फिर बाद में वो पूरा सब उनका वो सामान उमान एक कोने में एक कोपचे में रख दिया जाता है कि वो वापस उनको नहीं क्या, या तो बाहर लेकर आते हैं, जैसे उनका हो जाएगा तो बाद में जैसे कि अब हमारा हो गया तो आप फिर वो कपड़ा ला के दे देते। तो वो टाइम में ये लड़का लड़की ने ये इंटरकोर्स करना रहता है। अभी देखो, एक तो आए दिन में कम उम्र में शादियां होती है, या तो 18 साल की भी हो गए तो भी कोई इतनी वो उतने मैच्योर नहीं होती। लड़का 21 साल का हो गया, लड़के भी बहुत कम उम्र में शादियां होती है, लेकिन 21-22 साल का भी तो इतना कोई मैच्योर नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों ने क्या, वो उनको इंटरकोर्स सबके, उनको पता है अभी अभी अपनी शादी हुई है, और अभी अभी नहीं, रात के 1-2 बजे अभी अपने खाना वाना खा के अभी हम आए हैं। अब ये 3-4 दिन से थके हारे हुए लोग होते हैं, लेकिन उनका कोई नहीं हुई, उनको कोई लेना देना नहीं कि कितने थके हुए क्या है, इनको आराम करने 1-2 दिन हो रहे, फिर आराम से नहीं क्या हनीमून पे जाएगा या अपने घर पे भी करेंगे, कहीं भी करेंगे, वो तो उनकी प्राइवेसी है। लेकिन इनको कोई नहीं है। वो किताब में से लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको उसी रात को आपको क्या, आपको वर्जिनिटी टेस्ट आपको देना है। तो फिर किसको दिया जाता है? ये पंच लोगों को, उसका रिजल्ट तो पंच, ये लड़का लड़की को वर्जिनिटी टेस्ट करना है, ये टेस्ट करके पंच को दिया जाता है। तो ये नहीं क्या, ये जो नहीं क्या, वो जैसे वो जो इंटरकोर्स करते हैं, तो इंटरकोर्स में वो जैसे इंटरकोर्स उनका होता है, वो जब सोए हुए रहते बेड के ऊपर सफ़ेद कपड़े के ऊपर, तो वहाँ से वो लाल खून का धब्बा आना चाहिए जो वजाना में से, उसका जो वजाना है वहाँ से, तो वहाँ से वो खून का धब्बा आना चाहिए। और वो खून का धब्बा आते हैं तो लड़की प्योर है, इंटैक्ट है, ऐसा माना जाता, आज भी माना जाता है। आज भी, ये तो बहुत पुरानी धारणा है। और तो वो अगर वैसा वो जो दूल्हा है, दुल्हन के साथ में जब ऐसा करता है, जब वो उनका जब हो जाता है, तो और वो देखता है कि खून का धब्बा पड़ गया है, तो सब खुश रहते हैं, सब खुश होते हैं। और वो वहीं से, आजकल तो मोबाइल भी है, तो पहले पुकार कर भी नहीं गया, कहा जाता था कि भाई माल अच्छा मिला है, माल अच्छा, क्या बोलते हैं, वो लड़की है मेरी, औरत है मेरी, औरत अच्छी निकली, ऐसे नहीं, वो माल कहा जाता है उसको, अभी भी कहा जाता है कि वो माल अच्छा निकला है। वो क्या होता है, जब वो इंटरकोर्स करते हैं ना, अगर उनका अगर वो हुआ नहीं है, कभी कभी नहीं क्या, शर्माने की वजह से कभी कभी उनका अगर इंटरकोर्स होता नहीं है, तो 15-20 मिनट के बाद में बाहर से लोग ने क्या नॉक करते हैं, अरे भाई हो गया क्या, नहीं हो गया, अरे इतना मेरे को 10 मिनट में बाहर आ गया था, मतलब 5 मिनट में बाहर आ गया था मैं, इस तरह से उनको डिस्टर्ब भी करते। वो तो बहुत सारे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, उसके सारे नहीं क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों क्या बाकी क्या होता है। लेकिन इसमें अगर वो लड़की अगर नहीं क्या, वो खून का धब्बा अगर नहीं गिरा उस कपड़े के ऊपर, तो लड़का वहीं पर नहीं क्या परेशान हो जाता है, मैं लुट गया, हम बर्बाद हो गए, हमको फंसाया गया, हो गया, ऐसे वो चिल्लाता हुआ फिर वो घर वालों को बुलाता है। तो जैसे वो घर वाले फिर वो नहीं क्या, जो बगल में रहते हैं ना, तो वहाँ पर वो वैसे आते, क्या हो गया, माल अच्छा नहीं निकला, तो वैसे उसके लड़का लड़की के घर वाले, जो उसकी माँ बहन होगी, उसके जो क्या भाई, वो वैसे गुस्सा लड़की को पीटते वहीं पर, उसको लड़की को पीटा, वो लड़की आज भी पीटा जाता है, उसको बांधा जाता है, उसको अंधेरे में रखा जाता है, उसके साथ में उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ में नहीं वो नहीं किया, और उसको हजारों सवाल उसके कि कौन था, क्या था, किसके साथ में तू काला मुंह करके आई है, क्या किया है, कहाँ तूने हमारे नहीं क्या, सारे हमारी जो हमारी आन बान शान जी, जो हमारी जो ये थी, जो दान का नाक कटा, हमारा जो शान थी हमारी, वो सब तूने पगड़ी, हमारी पगड़ी की शान मिट्टी में मिला दी है। इस तरह से उसको नहीं क्या, ये नोचा जाता है उसको वो। और इस तरह से वो दूसरे दिन, वो तो होता ही है, दूसरे दिन तुरंत नहीं क्या, जात पंचायत फिर वापस बैठती है कि उसका रिजल्ट क्या है, भाई रात को उनको भेजा था, उसका रिजल्ट क्या है। जैसे मैंने बोला खून का धब्बा निकला, वो कपड़ा और रात से ही सब देखते रहते हैं, सभी औरतें, लड़कियां, आदमी भी देखते हैं वो लड़का, अरे अच्छा माल मिला, अच्छा मिला। लेकिन वो धब्बा जब नहीं रहता है ना, तो फिर वो लड़की को वो धब्बा रहा है, दूसरे दिन जब जात पंचायत बैठती है, तो ये वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में उस लड़के को लड़की के कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि रात को भाई तुमको क्या जवारी का, गेहूं का, चावल का पोता भेजा था, तो आपको कैसा मिला, आपको कांच का बर्तन भेजा हुआ था हमने, यानी को जो लड़की जो दुल्हन है वो कांच का बर्तन या पोता या गेहूं या तुमको वो घड़ा, अच्छा मट्टी का घड़ा भेजा था हमने आपको, तो वो कैसा निकला। तो फिर ये लड़का बोलता है अगर अच्छा खून का धब्बा निकला हो तो सब खुश होता है ना, नहीं मुझे अच्छा, मेरा माल अच्छा निकला, अच्छा मिला, अच्छा माल मिला, मुझे अच्छा माल मिला, मुझे अच्छा माल मिला, ऐसा बोलता है वो 3 बार।
अगर वही अगर नहीं किया तो कैसे, जब वो अच्छा मिला बोलता तो अरे बोलते अच्छी बात है, खुशी की बात है, ये वो हमको खुशी दो, वापस खुशी लेते, ये वो करते, बिरयानी बनाओ, ये होता है। लेकिन वही लड़का जब अगर खून का धब्बा नहीं है, वो अगर बोलता है कि वो मुझे तो हम तो फंस गए, लुट गए, और वो जब बोलते कि आपको माल कैसा मिला, वो बोलता है कि माल मुझे खोटा माल मिला है, मुझे माल खोटा मिला है, हमारे साथ में नहीं गया, हमको फंसाया गया है, हमारे साथ में धोखाधड़ी की गई है, और हमको अभी ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो फिर वो पंच, वो माँ बाप से पूछते हैं, लड़की के माँ बाप से, और वो लड़की से पूछते हैं कि तूने कहाँ मुँह काला किया तुमने, बताओ। फिर वो जात वाला है कि बाहर का है। ये पूरी कौमरिया चाचणी की, वोटिंग टेस्ट की पूरी कहानी है। तो उसको पूछते, फिर वो लड़की बताती है जैसे भी उसके साथ में हुआ, वो अगर सच्ची ईमानदार होगी तो फिर वो बनेंगे भाई जात वाला था। अगर समझो उसके साथ में बाहर वाला अगर कोई तो बोले वो बाहर वाला था। अब वो जात वाला रहेगा तो उसको पकड़ के लाना पड़ता है, उसके माँ बाप को, सबको। आजकल तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं और बहुत सारा रनिंग है, दौड़ है, धूप है, स्ट्रेस है, बहुत सारा चीज़ें आजकल तो हम इस दौर में आ चुके हैं। तो फिर भी किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में लड़कियों को तो बहुत ही कष्टदायक दौर से गुजरना पड़ता है। और वर्जिनिटी टेस्ट जैसा आपने बताया, जो इस दौर में भी लोग कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है बताइए। और इतने पढ़े लिखे समाज, इतना पढ़ा हमारा समाज कहाँ से कहाँ चला गया, उस लड़कियों के साथ क्या होता होगा। ये बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा है आपने। ये जात पंचायत के लोगों का मानना है। फिर उसमें अब आजकल तो मैं बोला ना, पुलिस वाले भी जात पंचायत का काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर वो भी काम कर रहे हैं, जज वो भी काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। तो ये इसलिए बुनियादी ये सवाल है, ये आपने जो पूछा हुआ, कि उनका एक ही मानना है कि कोई भी लड़की हो तो विदाउट विंटर कोर्स वो लड़की कभी भी वो खराब निकल ही नहीं सकती। नहीं, जैसे अभी जिम, ऐसा उनका मानना है। अगर डॉक्टर भी आके अगर बोल देना कि ये साइकिल से या स्विमिंग करने से या रनिंग करने से या कोई वजन का काम निकालने से वो नेचुरल चीज़ है, जो कर्टन है, जो हैमन है, वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है, ये लोगों का मानना बिल्कुल नहीं है। वैसे बोले हम तुम्हारा साइंस वाइंस हम नहीं मानते, तुम्हारी डॉक्टरी हमको नहीं लेना देना है, आप ये लड़की जब तक इंटर कोर्स नहीं करती तब तक नहीं कहा, ये रप्चर होता ही नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो फिर उस लड़की के साथ क्या होता है? फिर उस लड़की के साथ में ये होता है कि उस लड़की को मारा पिटा जाता है, उसको वहाँ पर भी मारा पिटा जाता है। फिर उसके साथ में उसको दंडित किया जाता है उसको। देखो इसमें और दो बातें हैं। अगर वो समाज का लड़का होगा, ये तो बाहर का लड़का होगा, तो फिर उसको सिर्फ वो पैसे, इनका दंड देना पड़ो तो क्या पैसा ही, उनसे मुआवजा लेना, उसका लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख वो हो गया। लेकिन जब समाज का होता ना, और समाज में अगर उसका वो नेकचार में रहेगा ना, वो कि जैसे वो शादी कर सकता है तो शादी करवा, वो दूर का है, तो शादी नहीं, वो शादी वाला शादी कर सकता है, उसका वो गोत्र में है उसका। लेकिन अगर तो वो उससे वो अलग दंड है उससे, कि उससे वो दंडित उसको भी किया जाता है, इसको भी, उसको दोनों को दंडित करके वो उसके माँ को, और ये उसका आधा हिस्सा, ये नहीं क्या पंच लोग को जो पैसा मिलता है उसका आधा हिस्सा पंच लोग लेते हैं और खुशी के नाम से अलग लेते हैं। उसमें अगर समझो अगर जाति से नहीं क्या, अगर उसमें रिश्ते में अगर उसका भाई निकला, वो लड़की का, अगर उस लड़की ने बोला कि जात वाला था और वो अमके का लड़का था, वो बेटा था, वो अगर वो समाज में गोत्र में अगर वो भाई निकला, अगर उसे रिश्ते में अगर वो भाई निकलता है, तो उस लड़की को वापस वो शुद्धिकरण करना पड़ता है उसको। अरे बाबा, महिला का शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो महिला का शुद्धिकरण ये है कि उस लड़की को, उसको पूरा निकट करके, जो जिसमें से ट्रांसफरेबल, जो व्हाइट कपड़ा था ट्रांसफर की पूरा दिख रहा है उसमें से, ऐसा वो 16 जिसको बोलते ना, वो उसको पहना जाता है फिर ऊपर नाम के लिए, और उसको 100-150 ऐसे नहीं क्या कदम से चलाए जाते हैं। और जो जब चलती है पूरा मजमा रहता है वहाँ पर, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पूरा सारा, और ये बीच चौराहे में और पब्लिक प्लेस में होता है सब ये। तो उस लड़की को ट्रांसफरेबल ऐसा कपड़ा पहना के, जो हर पुर्जा उसका दिखाई दे रहा है, उसको 100-150 कदम चलाते हैं। वो चलाते समय उसको जो आटा जो होता है ना, उसमें पत्थर डाल के उसको उससे फेंक के मारते हैं। साथ में जो एक लकड़ी होती है कुछ, उस लकड़ी से सारे उसको पीटते हैं। और जाकर आने फिर वहाँ पर उसने वो नहीं क्या, वो क्या है वो, फिर उसको दूध से पानी से उसको नहलाते हैं, और फिर आके कुछ यंत्र तंत्र मंत्र बोलते हैं, और बोले आज से तू शुद्ध हो गई है तू। अरे तो ये आज भी बीच बाजार में चौराहे पर, ये आज भी ये नहीं क्या, उसको शुद्धिकरण, जो महिला को शुद्धिकरण क्या बोलते हैं ना, ये होता है आज भी होता है। और उसके साथ साथ उससे आज भी उससे नहीं क्या पैसा उससे निकाला जाता है दंडित के तौर पर।
तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरफ से कोमरे चाचणी के बहुत सारे इसके इम्पैक्ट है। जैसे आए दिन में जहाँ तक अब ये ऑफिशियली वैसे देखा 17 से लेकर 2024 तक वैसे मेरा काफ़ी प्रयास रहा है, लेकिन जितना भी मैंने प्रयास किया है रात और दिन, जैसे कि रात रात के एक मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है मेरा, तो रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे भी फ़ोन आता है। कोई एक मजलूम जो एक लड़की होती है, औरत होती है, जब ने क्या, जब उसके पैर से लेकर यहाँ तक गले से लेकर नाक तक जब वो आ जाता है ना, तो तब मुझे याद करती है और कहती है मेरा फ़ोन नंबर ढूंढती है। वो महाराष्ट्र के किसी भी कोने में हो, आजकल तो कर्नाटक से भी मुझे फ़ोन आते हैं, स्टेट से, गुजरात में से भी कहीं से और कुछ फ़ोन आते हैं मुझे, आंध्रा से आते हैं। तो वो औरत ने क्या, जब परेशान हो जाती है ना कि उसको इतना जात पंचायत के लोग उसको इतना झंझोड़ देते हैं, उसको नोच नोच के खाने लगता है और बोलती है अपने वो आत्महत्या करने के ही कगार पे रहती है और बोलती है बस एक आखिरी चांस में कृष्णा इंद्रेकर को फ़ोन करके मैं लेना चाहती हूँ मैं। तो मेरा फ़ोन लेने के लिए 2-2 3-3 महीने उनको फ़ोन नंबर नहीं मिलता है, लोग देने नहीं चाहते, क्यों चाहिए क्यों चाहिए क्यों चाहिए। तो जब वो उसको बड़ी मुशक्कत, पता नहीं उसका और क्या क्या पापड़ बेलना हो गया, जब उसको मेरा नंबर मिलता है, जब वो मुझे रात के 1 2 3 4 बजे फ़ोन करके मुझे कहती है, वो चाचा मामा दादा नाना कुछ भी कहती रहेगी मुझे कि मुझे कुछ भी करो, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए और मेरे साथ में ऐसे इस तरह से अत्याचार हो रहा है। तो बस उसी क्षण में 5-10 मिनट में उसको जो भी मैं उसको कहता हूँ मैं, और मतलब बस तुम ये बात जाके तुम्हारा जो भी तुम्हारी सास होगी, तुम्हारा मर्द होगा, तुम्हारा देवर होगा, तुम्हारा भाई होगा, बाप होगा, माँ होगा, कोई पंच होगा, किसी भी जिले का कोई भी पंच सूरमा होगा, उससे जाके कह दो कि आज से तुम्हारा कृष्ण इंद्रेकर तुम्हारा ये वकील है, मेरा वकील कृष्ण इंद्रेकर है, बस ये तुम बोल दो। तो वो औरतों में इतना कई हाथियों का बल उनमें आ जाता है। और देखा है मैंने, लोगों को मैंने कहा भी और मैंने देखा भी है, बाद में उनके कभी मुझे फ़ोन आए ही नहीं है उनके। तो इस तरह से 2017 से लेकर 2024 तक मैंने ये देखा है कि मैंने खुद शादियां भी मैंने करवाई, विदाउट वर्जिनिटी टेस्ट मैंने शादी करवाई है, बीच चौराहे में रुक के वहाँ पर, और जहाँ पर ऐसे 10-12 शादी मैंने करवाई है। और दूसरी बात है कि जब ऐसे जो जात पंचायत जो होती है अलग अलग केसों में, नहीं क्या लोगों को नहीं क्या ये प्रताड़ित करके नहीं क्या उनको नहीं क्या उनसे नहीं क्या हटियाने के लिए, उनसे पैसा ऐंठने के लिए, तो वो मैंने पंचायतें भी मैंने वहाँ से खदेड़ी है, उसमें पुलिस का सहारा लिया है। लेकिन मैं एक नतीजे पर मैं आया हूँ मैं एक नतीजे पर आया हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे जो शुरू में जो 40-50 बच्चे जो यंगस्टर जो मिले थे वो चले गए, वो क्योंकि वो समाज ने उनको मजबूर कर दिया, तो ये वो मजबूर हो गए, चले गए, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, या तो वो अपनी तरीके से काम करना चाहते, पता नहीं कौन सा तरीका है, क्योंकि आज 18 से लेकर 2024 हो गया, लेकिन मुझे तो अब तक तो उनका कोई काम नज़र नहीं आया, जबकि मेरा काम आज भी चल रहा है। तो मैंने देखा कि समाज के लोग आना नहीं चाहते, अब आपस में बहुत बात करते हैं, जब मैं अकेले में किसको मिलता तो बहुत बोलते बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा, औरतें भी करती है, खुद पंच लोग भी मुझसे बात करके तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सामने आना नहीं चाहते, वो डरते हैं कि कहाँ नहीं क्या हम इसके फंदे में जाके हमको कल वो हमको जात बाहर हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा, इसलिए वो डरते हैं जो ये पैसा ऐंठने के लिए। तो वो मैंने पंचायतें भी मैंने वहाँ से खदेड़ी है, उसमें पुलिस का सहारा लिया है। लेकिन मैं एक नतीजे पर मैं आया हूँ मैं एक नतीजे पर आया हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे जो शुरू में जो 40-50 बच्चे जो यंगस्टर जो मिले थे वो चले गए, वो क्योंकि वो समाज ने उनको मजबूर कर दिया, तो ये वो मजबूर हो गए, चले गए, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, या तो वो अपनी तरीके से काम करना चाहते, पता नहीं कौन सा तरीका है, क्योंकि आज 18 से लेकर 2024 हो गया, लेकिन मुझे तो अब तक तो उनका कोई काम नज़र नहीं आया, जबकि मेरा काम आज भी चल रहा है। तो मैंने देखा कि समाज के लोग आना नहीं चाहते, अब आपस में बहुत बात करते हैं, जब मैं अकेले में किसको मिलता तो बहुत बोलते बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा, औरतें भी करती है, खुद पंच लोग भी मुझसे बात करके तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सामने आना नहीं चाहते, वो डरते हैं कि कहाँ नहीं क्या हम इसके फंदे में जाके हमको कल वो हमको जात बाहर हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा, इसलिए वो डरते हैं। जो यंगस्टर है पढ़ लिखे वो भी डर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत से लोगों ने, जैसे पुलिस प्रशासन है गवर्नमेंट में, मुझे बहुत अच्छे अफसर भी मिले मेरे डिपार्टमेंट में, या तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, या तो बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता भी मिले, कि उनका कहना है कि नहीं क्या कि आप ऐसे लोग तैयार करो और अपने ग्रुप एनजीओ, जैसे आपने बताया कि एक एनजीओ बनाओ और आपके ग्रुप के द्वारा प्रचार प्रसार करो उसको वो। हाँ, लेकिन वो मैंने प्रचार प्रसार या तो खुद प्रशासन भी चाहती है, या जुडिशरी की, मैं खुद जुडिशरी में मैंने जॉब किया मैंने, तो वहाँ पर जुडिशरी की आपको अपना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपके विचारों के लोग बनाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं जाकर इसके ऊपर क्या एक बुनियादी काम शुरू हो जाएगा, इसमें जो शुरुआत होगी उसकी।
लेकिन मैंने भी वो प्रयास किया मैंने, लेकिन लोग नहीं जुड़ना चाहते, नहीं आना चाहते। पता नहीं उनमें क्या खौफ है, कितना खौफ है, लेकिन वो जुड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात ये है कि लोगों को अगर, जैसे आपका ये सवाल था कि आपने, हाँ, मैं बदलना क्या हाँ, बदलना चाहेंगे? तो मेरा अगर बच चले तो मैं ये जितने भी गवर्नमेंट के कायदे कानून जो है उनको पर्सनली मैं उनको, जैसे मेरे पास में और बहुत सारे काम हो गए, लेकिन इसके लिए मैं खास स्पेशल अटेंशन देकर मैं एक फोर्स बनाकर इम्प्लीमेंट, देखो भाई इसको मैंने ऑब्जर्व भी किया है। जैसे लोगों में आज भी इतना खौफ है कि वहाँ पर वो पंचायत चल रही है, भले कोई भी विषय के कारण से वहाँ पर पंचायत चलने दो, उन लोगों में इतना खौफ है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं मार रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल मैं अपने आप का मैं अपने आप का खुद का मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं, वही हम तो फैक्ट लेकिन सुनना चाहते उनमें एक इतना खौफ है कि जस्ट कोई बोल दे ना, छोटा बच्चा भी या कोई, अरे कृष्ण इंद्रेकर, तो लोग ना वहां से भाग उठते हैं। अच्छा जी। आज ऐसा है कि लोगों ने क्या, जहां अपने खुले चौराहे में बस्ती में लोगों ने क्या पंचायत करते थे, तो लोग आज 50-50 मील दूर तक या 100-100 200-200 मील दूर तक जाके नहीं पंचायत कर रहे हैं उस खौफ के कारण। चलिए, तो मुझे अगर सरकार, मुझे कोई बड़ी पोस्ट, मुझे सीएम चाहिए, पीएम चाहिए, या कोई एमएलए आमदार नहीं, एक वहां का एक पुलिस डंडे वाला, एक कांस्टेबल जो होता है ना, वो कांस्टेबल भी अगर रह जाए ना मेरे साथ में, और वो अगर ईमानदार होवे ना, और बस उसको अगर क्या, उसको गवर्नमेंट का उसको पूरा सपोर्ट होवे ना, एक कांस्टेबल, क्योंकि क्या है, ये जो घुमंतु जातियां जो होती है, तो वो इस पुलिस को डरती है, वो बाकी किसको डरती है, वो उधर सीएम आएगा, पीएम आएगा, उसको भी नहीं डरेगी। अच्छा, पुलिस से लेकिन जब एक वर्दी वाला आएगा ना, तो उसके हक्के छक्के सब छूट जाते हैं उसको। तो मैं इनके पीछे मुझे उनको नहीं क्या, मैं सबसे पहले ये और क्लियर करना चाहता हूं, मुझे मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना ही खून है वो। ये जात पंचायत भले वो महाराष्ट्र में या पूरे भारत भर के सूबे में होने दो, वो मेरे अपने लोग हैं, मेरे खून है वो। मैं उनको प्रताड़ित नहीं करता, मैं यहाँ तो बाहर नहीं डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो चीजें लॉजिकली आप उसको सोचो, उसको वैसे लेके मत चलो, उसके पीछे क्या लॉजिक क्या है। ताली को एक हाथ से नहीं बजती है, तो उसमें लॉजिक को, कॉन्शियसनेस को सामने रखकर, रैशनैलिटी को, मोरालिटी को सामने रखकर आप निर्णय लो। आज लोग इतने सारे तरक्की पे चले गए, तो हम मोबाइल यूज करते हैं, तो आने वाला मार्केट में अभी iPhone 15 आया, 16 आया, हम 17 की 18 की हम राह देख रहे हैं, उसमें आने वाले फीचर्स की हमने क्या, अभी तो AI का ज़माना है। अभी जैसे कल भी नहीं क्या, हमारे यहाँ मुंबई में युवाल नोआ हरारे आकर गए, जो इजराइल के बड़े फिलोसोफर हैं। तो उन्होंने बात रखी है कि AI का ज़माना है, इतना फास्ट है कि कल ये डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी, जो आज हम सिस्टम जो चला रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। उसने आगे चलकर ये भी जाके बताया कि सिंथेटिक आर्टिफिशियल आने वाला है, सिंथेटिक इंटेलिजेंस आने वाला है, कि वो जो जिसमें ने क्या कि शायद उसमें अभी आत्मा भी आ जाए, उस मशीनरी में आत्मा भी आ जाए। तो इतना सारा डेवलप जब होने चले जा रहा है, तो हम वो कौन सी 14वीं 15वीं सदी में हम आज तक जी रहे हैं। हम कहते हैं हमारे 400 साल से 500 साल से हमने क्या है, हमारी ये प्रथाएं हम लेके चलेंगे, और अगले 400-500 साल तक क्या हमको कोई रोक नहीं सकता। हम ये जैसे सीता मैया ने क्या अग्नि पर चलकर आने क्या उसकी परीक्षा दी, हम भी ऐसे कॉमरेज चढ़ के हम ये परीक्षा देंगे क्या, हम भी हमारा ऐसे बसर करते चलेंगे। ये औरतें अगर इस तरह से बोलती है, जिन औरतों के लिए हम काम करना चाहते हैं, तो वो औरतें ही है, उनके स्टेटमेंट ऐसे हैं, और उसको ऊपर से उनको जो ये पुरुष प्रधानता जो है, जो पेट्रियाटिक जो चल रहा है, तो उसका उनको और सपोर्ट है। तो बस इसमें से लोग निकलना, जब ये बच्चों को पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे तुम जो पढ़ा रहे हो, पढ़ाई अगर तुम तुम्हारे जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पैसा आने से, हुद्दा आने से, होदा आने से कोई मायने नहीं रखता है। तुम्हारी जिंदगी किस तरह से बसर कर रहे हो, तुम्हारे अपने फंडामेंटल राइट्स कितने, तुम्हारी अपनी सोच कितनी अच्छी गहरी है, तुम उस पर कितना तुम इम्प्लीमेंट करते हो, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोगों ने कि ये तुम जल्दी तुमने क्या इसमें से तुम बाहर निकलोगे, उतनी जाकर हमारा अपना समाज अच्छा सक्षम बनेगा। हम अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन इस गवर्नमेंट को भी हम दे सकते हैं, इस दुनिया को दे सकते हैं, इस देश को दे सकते हैं। वरना जिस तरह से कई जो भाषाएं लुप्त हो गई है इस पृथ्वी में, इस धरती में, कई ऐसी जातियां जो थी जिनकी भाषा क्या, संस्कृति, कल्चर, वो जातियां लुप्त हो गई है। उसी तरह से आने वाले कुछ समय में हमारा समाज जो कंजरवाट समाज है,
जो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति जो तुम जो कहते हैं, वो आने वाले समय में वो भी लुप्त हो जाएगी। सर, आपसे इतने सारे मुद्दों पर बातचीत करने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें सुनने को मिला, समझने को मिला और नया चीज़ की जानकारी हुई। और बहुत अच्छा लगा जो आपने इस सारे टॉपिक पे बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे डिटेलिंग में आपने इसका वो किए। तो अभी मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो रिटायरमेंट के बाद आप अपना समय कैसे स्पेंड करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। हाल ही में अभी जून 2024 की एंडिंग में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और रिटायर होकर अब ये 6वां महीना चल रहा है मैं। और इसमें मुझे वो सरकारी रूम वगैरह भी मुझे वैकेट करना था वगैरह, नई जगह मुझे शिफ्ट होना था टेम्प्रेरी में, वहीं बगल में मैं शिफ्ट हुआ हूँ मैं। और थोड़ा गांव भी जाना था। हाल ही में अभी माँ को मिलकर आया हूँ, मैं पुणे गया। थोड़ा मैं ससुराल भी जाना चाहता हूँ, मेरी मिसेज़ की मम्मी डैडी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भी मिलकर आना चाहता हूँ मैं। और मैंने जो ये जो प्रण लिया है, जो समाज के लिए जो सोच रखी है कि समाज में बदलाव लाना है, या मैं चेंज करना चाहता हूँ या होना चाहिए, मैं नहीं करना चाहता हूँ लेकिन लोगों ने खुद अपने आप बदलना चाहिए वगैरह, इसके लिए जितना भी प्रयास लगेगा, मैं रिटायर में जब मैं सर्विस में नहीं था तब भी मैं ये सोशल वर्क में काम अपने तरीके से मैं उस समय में, उस ज़माने में मैं करता था। सर्विस के 30 साल में भी मैंने किया है, मैंने ये काम किया है मैंने। और आफ्टर सर्विस के बाद में भी मेरा ये जो प्रयास है मेरा, ये हमेशा चलता रहेगा मेरा ये। और ना कि मेरा एक समाज है, बाकी और भी सारा समाज है, बाकी और भी लोग हैं, उनके लिए तो मैं काम कर भी रहा हूँ, मैं उनके लिए भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा ज़्यादा प्रयास मेरे अपने समाज पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और आज ही के दिन, आज ये अच्छा दिन है, आज अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मुझसे मुलाकात मेरी ले रहे हैं। तो आज ही मुझे जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो बड़े जो अध्यक्ष जो है आज के, अविनाश पाटिल साहब वगैरह, उनका मुझे आज सवेरे फ़ोन आया। क्या बात कि भाई आज 5 महीना हो गया, रिटायर हो गए, क्या सोचा है, क्या कर रहे हैं। क्योंकि उनकी एक बड़ी तमन्ना है, ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ में जुड़ जाऊं और बड़े पैमाने पे काम करूं। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत करीब से, मुझे नज़दीकी से, और मेरा जो पैशन जो मेरा जो ये काम का जो एक अलग कुछ मेरा अपना स्टाइल होगा, वो उन्होंने देखा है। तो पता नहीं क्या है नहीं क्या, मैं तो अपने आप को कुछ ऐसे कुछ मानता नहीं, मैं तो रत्ती भर में अपने को मानता हूँ। लेकिन उनको कुछ लगा कि नहीं, आओ तुम हमारे साथ में जुड़ो, आपकी और ताकत मिलेगी तो और भी संगठन और भी जोर से, और भले अपना ही समझना, और भी समाज को उसका फ़ायदा होगा। सर, इस क्षेत्र में आने वाले नवयुवकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा अपना खुद का जीवन तो काफ़ी संघर्ष में रहा है वैसे। और कोई भी चीज़ कोई साधारण तरीके से हासिल नहीं होती है, हर इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। तो मैं अपने आने वाले युवकों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसी पेशेंस के साथ में, उसी डेडिकेशन के साथ में, उसी जज्बे के साथ में आप लोग अच्छी बड़ी मेहनत करो, कड़ी से कड़ी मिलकर पढ़ाई करो। और कभी भी किसी को डरो मत। डर के आगे कहते हैं ना कि जीत है, डर के आगे जीत है, आप डरो ही मत। डरने, हमको किससे डरना है, कौन हमें मारना, कौन हमारा कोई दुश्मनी है नहीं है, इसलिए हमको किससे डरना नहीं है। इसलिए आप एक तो कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने पैरों के ऊपर आप पहले खड़े रहो, और खड़े रहने के बाद में आप जो समाज में जो गलत कुर्तियाँ जो हो रही है, गलत चीज़ें जो हो रही है, तो उसका सामना करने का आपने क्या, अपने इसमें अपना कलेजा रखो, अपनी हौसला रखो, अपनी, उससे डरो मत, उससे पीछे मत हटिए। सर, आप अपने परिवार और फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरी जो बीवी जो है अरुणा, तो क्या होता है कि मैं बचपन से फिर जवान और फिर पढ़ाई करते करते मैं यहाँ तक कि आदमी नौकरी, अपने करियर बनाता है, नौकरी जो 2 वक्त की रोटी जो कमाने के लायक हो जावे, तो तब तक तो ठीक था। तो उसके बाद में आगे का जो मेरा जो घर गृहस्थी वाला जो जीवन होने वाला, जो शुरू होने वाला था, या जो मैं करना चाहता था, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। ओके। क्योंकि समाज में मैं जब देखता था कि औरतें, लड़कियां, और उसी के वजह से 99% तो वही इशू रहते थे समाज में। तो मैं समझता था कि कल मेरी बीवी कैसी होगी, सबसे पहले होगी नहीं होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, और फिर वो रहेगी तो कैसे रहेगी, क्या रहेगी। और ये हाँ, इसी सर्विस में चैलेंजेबल इसलिए क्योंकि सबसे, मेरी शादी होने से पहले मेरी सर्विस मुझे लग गई थी मुझे। और सर्विस लगने से पहले मैं लगातार 8 साल में, मेरे बीवी जो मेरी होने वाली थी, हुई क्या नहीं हुई मुझे, मैं अब तक कंफर्म नहीं था, श्योर नहीं था, लेकिन 8 साल तक हमारा वो डायलॉगिंग सिर्फ चल रहा था। जबकि वो कोल्हापुर से, मैं जहाँ रहता था पूना में, वहाँ से 250-300 किलोमीटर वो दूर रहा करती थी। और मेरी
मेरा शादी होने तक 10 साल हो गए थे, तो हम हमारे में सिर्फ काउंसलिंग हो रहा था। साल में 1 या 2 बार हम सिर्फ मिलते थे, और उसमें भी हमारा सब काउंसलिंग होता था हमारा एक दूसरे को। तो उसमें मैं अपनी परेशानियाँ बताता था मैं, कि एक तो सबसे पहले मेरा सर्विस, मेरा जॉब, फिर मेरे आगे की घर गृहस्थी, तो मुझे उस तरह से मुझे औरत चाहिए, बीवी चाहिए मुझे। तो इस तरह से वो जो सांचे में वो ढलती गई मेरी बीवी मुझसे, और वो शादी तक ने क्या, मैं सोचता था कि चलो ठीक है, अब तक ठीक है, अब तक ठीक है, अब तक ठीक है। लेकिन शादी के दिन भी एक वो मेरा बड़ा ये था, मेरा जो सबसे खतरनाक मोड़ था वो, कि शादी का दिन, जबकि वो सोचता थे कि मैं बड़ी धूमधाम से शादी बनाऊंगा, पूरी रस्म रवाज के साथ में शादी बनाऊंगा। लेकिन वो मैं किया नहीं, मैं कोर्ट मैरिज चला गया, क्योंकि मुझे तो ये वर्जिन टेस्ट मुझे करना ही नहीं था। तो वहाँ पर सबसे पहला उसको शौक तो वहीं पर लग गया था। लेकिन वहाँ पर भी वो अपने दिया हुआ, उसने जो कोई मेरे साथ में जो कम्युनिकेशन जो 10 साल का था, और उसमें जो हमारे जो कस्में वादे रस्में जो कुछ हमारे हमारा जो बॉन्डिंग हुआ था, तो उसके ऊपर उसने वो शादी के लिए तैयार हुई। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक 4-5 दिन के बाद में, शादी के 1 जनवरी 1996 में हमारी शादी हुई, कोर्ट मैरिज हमने किया। लेकिन उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में का जो दौर था, वो सबसे ज़्यादा पेचीदा और सबसे चैलेंजेबल था मेरे लिए। तो मुझे सामना करना था पंचों से, जात पंचायत के लोगों से, पूरे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र के जो जात पंचायत पूरे 3-4 हज़ार तादाद में लोग आए हुए थे, इतना बड़ा। और उसमें लोगों को लगता था कि मैंने इसके ऊपर प्रेशर लाके दहला फुसला कर मैंने इससे शादी की है, डरा धमका किया है। तो मैंने वहाँ पर उनके सारों के सामने बताया मैंने कि अगर यहाँ पर अगर ये मेरी औरत है, मैंने अभी इसे कोर्ट मैरिज करके मैं अभी भी आया हूँ, मैं 4-5 दिन हो गया, अगर ये आज तुम्हारे सामने अगर बोल दे कि इसने मेरे साथ में प्रेशर के साथ में से मुझे शादी करके डरा फुसला कर लाया है, मुझे झूठा खाप बताकर इसने मेरे साथ में किया है और धोखाधड़ी की है, तो मैं अभी कभी यहाँ पर आपके सामने मैं उसको छोड़ के चला जाऊँगा। वो क्या है, बाकी में कानूनी कार्रवाई बाद में मैं आपको पूरा कर दूंगा। लेकिन उस समय मेरा 1-1.5 घंटा बात करने के बाद में उसने सारे पंचायत के सामने जो बात रखी, वो भी बहुत ही अहम बात थी। जो मैंने कही थी उसने भी वही बात रखी, वो बहुत ही अहम बात थी। लेकिन उसके बाद में उसने आखिरी जो लफ्ज़ बोला कि इसमें मुझ पर कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, कुछ नहीं। उसका जो भी मुझे अच्छा लगा, उसको मेरा साथ सहयोग समर्थन है, और मैं अपने मन मर्जी से अपनी खुद की भावना से खुद मैं होकर मैंने उसके साथ में कोर्ट मैरिज की है। मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और वो जो मेरे लिए जो वो क्षण था, वो सबसे भारी क्षण था, वही मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा मैं चैलेंज, अगर वो ना होता, क्योंकि वो 10 साल की जो मैंने जो हमारी जो मुशक्क़त थी, या जो हमारा जो बॉन्डिंग था, जो हमारे विचार आदान प्रदान हम जो किए थे, वही 10 साल की जो शादी के पहले के बाद में आज 30 साल हो रहे हैं, तो उसमें वो खरी उतरी है। मैं कितना उतरा हूँ उसके इसमें पता नहीं है, लेकिन वो मेरे इसमें पूरी खरी उतरी है। और जो भी उसका श्रेय है, जो मैं मेरे अपने पूरा जो ज़िंदगी जो क्रक्स जो है, वो जो भी मेरी ज़िंदगी का क्रक्स है, वो आज मेरी बीवी को मैं उसको समर्पित करना चाहता हूँ मैं, कि जो भी कुछ भी है, आज मेरे बच्चे का भी जो आज वो अपाहिज पैदा हो गया था, लेकिन आज उसको मेन स्ट्रीम में लाया, उसको नॉर्मल करके उसने आज मेरी बीवी की वो परवरिश है, या उसके वो कल्चर है, संस्कार संस्कृति है, जो आज उसको मेन स्ट्रीम में लाया है। वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था। ये एक आपका बच्चा अपाहिज है और आपने उसको नॉर्मल जगह पे नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया लिखाया, तो कुछ इसका शेयर करेंगे? मेरा बच्चा जो जब 1-1.5 साल का था, तो उसको सुनाई नहीं देता था, बाहर से पीछे से जब हम उसको आवाज़ देते थे, तो मिसेस ने बताया कि भाई ये पीछे से सुनता नहीं है। तो हमने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने फिर जो पेडियाट्री स्पीच थेरेपिस्ट के पास में चले गए हम, वो ऑर्थोपेडिक के पास में, तो फिर उन्होंने वो उससे पूरी जांच की वगैरह, पता चला कि इसके दोनों में हेयरिंग लॉस है, इसके कान से वो सुनाई नहीं था लड़का। और हमारा वो एक ही इशू था शुरू में वो, और फिर बाद में हमने ये तय कर लिया कि हम उसको अकेले को रखेंगे, उसी को पढ़ा लिखा के उसी को मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश करेंगे। पता नहीं आगे कितना ये सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन उस दिन से लेकर तो आज तक जितने भी मेरे बच्चे की परवरिश है, उसकी खुद की अपनी माँ ने, यानी मेरी मिसेस ने, मेरी बीवी ने की है। और वो आज उसका जैसे हमने वो कॉकलियर इम्प्लांट हिंदुजा अस्पताल में किया मुंबई में, डॉक्टर मिलिंद करजने के द्वारा, तो उसमें वो 4 साल से लेके तो आज तक वो 26 साल का हो गया है वो लड़का। तो उसका पूरी स्कूल की पढ़ाई, फिर उसका डिप्लोमा कॉलेज का, फिर उसका वो पूरा इंजीनियरिंग हो रहा है, वो आज मैकेनिकल इंजीनियर बना है, अभी डिज़ाइन का कोर्स भी कर रहा है, पूरा नॉर्मल इसमें पढ़ा है वो।
तो उसका जितना भी, और वो इतना इतना अच्छा लड़का है कि मैं मुझसे भी ज़्यादा वो अच्छा नहीं किया, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस पर अच्छा उस पर संस्कार भी हुए हैं, और काफ़ी शाय है, काफ़ी वो ओबीडियंट है वगैरह वो। तो उसमें जितना भी उसका जो श्रेय है वो सारी उसके माँ को जाता है, क्योंकि उसमें जो मैंने जो गुण देखे थे तो पूरे वो सारे मेरे बेटे में, लड़के में है, और मैं उसको मैं दिन ब दिन मैं देखते रहता हूँ, और मैं अपने आप में खुश भी होता हूँ मैं। धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आए, WTV के इस खास पॉडकास्ट शो में आपने इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हम दुआ करते हैं आप ऐसे ही समाज सेवा से जुड़े रहें, आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका DK ड्रीम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस और साथ साथ में WTV, इनके तरफ से आपने जो मेरी जो हौसला अफजाई की है, हमको जो मान सम्मान दिया है, और हमारी जो बात रखी आपने सुन ली है, उसके लिए मैं भी आपके सभी प्रोडक्शन और TV को मैं प्रणाम भी करता हूँ, और उसका आभार भी मानता हूँ मैं। थैंक यू। तो WTV के इस खास पॉडकास्ट शो में आपने इतने अनुभव और अच्छी अच्छी बातें सुना, सब कुछ लगा, कैसा लगा आप लोग ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट मेहमान के साथ।